हेलो एवरीवन, वेलकम टू SRN एकेडमी। तो आज मैं इस वीडियो में इम्पॉर्टेंट पॉइंट के बारे में डिस्कस करूंगा। जो आपके इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या क्या हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल डिस्कस अबाउट द मॉस्कीटो, कि आपका मॉस्कीटो के बारे में देखेंगे जो आपके सीटेट EVS सेक्शन में आते हैं क्वेश्चन बार बार। सेकेंड टॉपिक क्या होगा आपका, बछेंद्री पाल से रिलेटेड आपके जो सीटेट एग्जाम में आते हैं उससे देखेंगे। नेक्स्ट क्या होगा आपका पॉइंट, गोलकोंडा किले के बारे में जानेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट होगा आपका छांगतांग के बारे में जानेंगे। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पश्मीना साल के बारे में देखेंगे, इसके क्या क्या फीचर्स हैं। तो ये आपके मेन पॉइंट है जो आज इस वीडियो में मैं कवर करूँगा। राइट, सो लेट स्टार्ट द वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो वी टॉक अबाउट द फर्स्ट पॉइंट। राइट, अगर मैं मॉस्कीटो की बात करूँ, मच्छर की बात करूँ मैं, राइट, तो देखो इसमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देख सकते हो इमेज में मच्छर बना हुआ है आपका। तो इससे रिलेटेड क्या क्या EVS सेक्शन में आपका क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखो फर्स्ट का एक अनीमिया बीमारी आपकी है, ये किस कमी से होती है, आपकी खून की कमी से होने वाली एक बीमारी है, ध्यान रखना। अनीमिया की बात है तो ध्यान रखना किसकी कमी से होती है, आपकी खून की कमी से होने वाली एक बीमारी है। ठीक, अब देखो अगर हम मच्छर की बात करें, ठीक है, तो मच्छर क्या करते हैं, पानी में आपके अंडे देते हैं, ध्यान रखना। मच्छर अंडे कहाँ पे देते हैं, तो पानी में देते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, लार्वे क्या होते हैं आपके, पतले पत्ते छोटे भूरे से रंग के कीड़े होते हैं, ध्यान रखना। जो आपके लार्वे होते हैं वो क्या होते हैं, पतले पतले छोटे भूरे रंग के क्या होते हैं, आपके कीड़े होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट देखो क्या है आपका, अगर हम रोनाल्ड रोज की बात करें, रोनाल्ड रोज के बारे में कभी कभी सीटेट एग्जाम में आ जाता है क्वेश्चन, इनके बारे में पूछ लेता है। तो रोनाल्ड रोज को क्या हुआ था, दिसंबर 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में क्या मिला था आपको, नोबल पुरस्कार मिला था, ध्यान रखना। इनको क्या मिला था, नोबल पुरस्कार मिला था रोनाल्ड रोज को, ध्यान रखना, ये चीज़ याद रखना। और इन्होंने क्या बोला था, कुछ मरते मरते कुछ कहा गए थे 1905 में, मरते हुए भी वे कह रहे थे, क्या कह रहे थे, ये स्टेटमेंट आ जाता है कि स्टेटमेंट किसने कहा है, तो ध्यान रखना, कुछ ढूंढ लूँगा नया ढूंढ लूँगा। ठीक है, ये इनका स्टेटमेंट है, जब मरते मरते बोल के चले गए थे, तो इनका स्टेटमेंट क्या था, कुछ ढूंढ लूँगा कुछ नया ढूंढ लूँगा। ठीक है, तो किसके बारे में, आपका रोनाल्ड रोज के बारे में, ध्यान रखना। इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था 1902 में, और 1905 में इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था, कुछ ढूंढ लूँगा नया ढूंढ लूँगा, ध्यान रखना। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिगार्डिंग द मॉस्कीटो। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या आपका है, देखते हैं मॉस्कीटो के बारे में, कि मलेरिया आपका जो कैसे फैलता है, मॉस्कीटो के बारे में देखेंगे, मच्छर के बारे में। तो एक मलेरिया रोग है आपका, ये कैसे फैलता है, तो इसके बारे में देखते हैं। तो जो आपका मॉस्कीटो होता है, राइट, मलेरिया की बात करें तो यहाँ पे मलेरिया स्प्रेड थ्रू फीमेल मॉस्कीटो, ध्यान रखना, मलेरिया स्प्रेड थ्रू द फीमेल मॉस्कीटो। जो आपकी फीमेल मच्छर होती है उसको काटने से क्या होता है, आपका मलेरिया होता है। दैट मीन्स जो आपका मलेरिया मादा मच्छर, उसको क्या बोलते हो आप, एनाफिलीज, ध्यान रखना, एनाफिलीज, ध्यान रखना। इसके काटने से क्या होता है, आपका मलेरिया रोग फैलता, ध्यान रखना। तो एक पॉइंट याद रखना, मलेरिया स्प्रेड थ्रू द फीमेल मॉस्कीटो, दैट इज द एनाफिलीज, ध्यान रखना। जहाँ भी एनाफिलीज आएगा इस चीज़ को याद रखना आपका। ठीक है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे यहाँ पे एक टेस्ट किया गया है, जो आपका मलेरिया का टेस्ट होता है। एक स्लाइड पे क्या किया, ब्लड के सैंपल लिए इन्होंने, टेस्ट करने का एक दिखा रखा है यहाँ पे सैंपल, कि कैसे टेस्ट करते, कैसे चेक करते हैं कि मलेरिया हुआ कि नहीं। तो पहले ब्लड का सैंपल लेते हैं, एक ग्लास है, कांच है, उसकी स्लाइड पे क्या करते हैं, ब्लड का सैंपल लेते हैं, उसके थ्रू क्या करते हैं, चेक करते हैं कि मलेरिया हुआ है कि नहीं। तो देख सकते हो यहाँ पे कांच की स्लाइड पर खून की बूंदें, मलेरिया मादा मच्छर एनाफिलीज से फैलता, ध्यान रखना। जो मलेरिया कैसे फैलता है, तो एक मादा मच्छर के काटने से होता है, उसका नाम क्या है, एनाफिलीज, ध्यान रखना, से फैलता है। ठीक है, यहाँ भी देखो लिख रखा है, टेकिंग द ब्लड ऑन द ग्लास स्लाइड फॉर टेस्ट, मीन्स हम ब्लड को लेते हैं टेस्ट करने के लिए। जो आपका मलेरिया अगर आप चेक कराने जाओगे तो वहाँ पे क्या होगा, ब्लड का सैंपल लेते हैं, जो आपकी स्लाइड होती है उस पर क्या करते हैं, ब्लड का सैंपल लेते हैं, फिर चेक करके बताते हैं कि आपको मलेरिया हुआ है कि नहीं। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना, मलेरिया कैसे फैलता है आपका, थ्रू द फीमेल मॉस्कीटो, दैट इज कॉल्ड द एनाफिलीज। एनाफिलीज मच्छर के काटने से क्या होता है, आपका मलेरिया फैलता है।
ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो अगर हम मलेरिया की बात करें तो जो आपका, ठीक है, तो मलेरिया की जो दवाई है, अगर आपको मलेरिया हुआ तो इसकी दवाई के लिए क्या क्या करते हैं, तो मलेरिया की दवाई की बात करें तो मलेरिया की दवाई बहुत पुराने समय से सिनकोना पेड़, ध्यान रखना, सिनकोना पेड़ का यूज करते हैं। सिनकोना पेड़ की छाल से बनाई जाती है। जो आपके मलेरिया होता है, मलेरिया जो मलेरिया मच्छर के काटने से होता है, तो उसकी जो दवाई होती है उसको किस पेड़ की छाल से बनाते हैं, तो ध्यान रखना एग्जाम में आता है सिनकोना पेड़, ऑप्शन में दिखेगा आपको सिनकोना पेड़। तो इस चीज़ को याद रखना, आपको सिनकोना पेड़ की छाल से क्या बनाते हैं, मलेरिया की दवाई बनाई जाती है। ध्यान रखना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन फॉर योर सीटेट एग्जामिनेशन। तो ध्यान रखना, सिनकोना याद रखना, सिनकोना पेड़ की छाल, ध्यान रखना, सिनकोना पेड़ की छाल, ये चीज़ ध्यान रखना, इसको याद रखना आप। जहाँ भी मलेरिया की बात हो, दवाई की बात हो, तो सिनकोना पेड़ के, एक पेड़ होता है, ठीक, सिनकोना पेड़ की जो छाल होती है उसी को यूज करके हम क्या बनाते हैं, मलेरिया की दवाई बनाते हैं। ध्यान रखना, पहले तो क्या करते थे, पहले तो लोग छाल को उबाल कर और छान कर ही इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब छाल से दवाई बना देते हैं। पहले के लोग क्या करते थे, उसकी छाल को यूज करते थे कि उसको बॉयल करके क्या करते थे, उसको पी जाते थे, उसका पानी जो भी होता था। इससे क्या होता था, आपको थोड़ा सा मलेरिया की क्या होता है, मलेरिया से बच जाते थे लोग। बट नाउ वीडे क्या कर रहे थे, उसकी छाल से हम दवाई बना लेते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना कि मलेरिया की दवाई किससे बनाई जाती है, तो सिनकोना पेड़ की छाल से बनाई जाती है। ठीक है, पहले लोग क्या करते थे, उसको छाल को उबाल करके पीते थे पानी को, फिर सही हो जाते थे। अब क्या करते थे, लेकिन छाल से डायरेक्ट क्या करते हैं, दवा ही बना लेते हैं। ठीक है, तो ये था मॉस्किटो के बारे में। यहाँ भी दे रखा है आपका, अगर मच्छर की बात करें तो पानी में अंडे देते हैं, उनको क्या बोलते हैं, यहाँ पे वो दिखाया गया आपको। ठीक है, एग विच मॉस्किटो ले इन वाटर दे आर कॉल्ड द लार्वा। ठीक है, उनको क्या बोलते हो, लार्वे बोलते हो। ध्यान रखना, मच्छर पानी में अंडे देते हैं, उन्हीं से निकलते हैं, इन्हें क्या बोलते हैं, लार्वे बोलते हैं। अभी स्टार्टिंग स्लाइड में मैंने बताया था लार्वे। तो ध्यान रखना, ये पानी देख सकते हो, ग्लास में पानी है, पानी बहुत पुराना लग रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है, मच्छर ने क्या किया, अंडे दिए हैं। तो इस अंडे से जो लार्वे, जो इस अंडे से क्या निकलते हैं, लार्वे निकलते हैं। ध्यान रखना, उस अंडे से क्या निकलते, छोटे छोटे देख सकते हो कीड़े, इनको हमने नाम क्या दे दिया, लार्वा दे दिया। ध्यान रखना, तो ये लार्वे क्या होते हैं, जो मच्छर पानी में अंडे देते हैं उससे जो कीड़े निकलते हैं उनको क्या बोल रहे हो आप, लार्वे बोल रहे हो। देख सकते हैं छोटे छोटे कीड़े, ठीक है, मूव करते रहते हैं। आपको कोई पानी बहुत दिन से एक ही जगह पड़ा हो तो उसमें देख सकते हो मच्छर क्या करते हैं, अंडे देते हैं। इसी वजह से बोला जाता है कि घर में पुराने पानी को फेंक देना चाहिए, एक जगह स्टोर करके नहीं रखना चाहिए। तो अगर अब पानी स्टोर है काफ़ी दिन से, उसमें क्या करते हैं, मच्छर अंडे देते हैं। ठीक है, अंडे देंगे तो क्या होंगे, मच्छर पैदा होंगे। तो मच्छर का वहाँ पे क्या होगा, आपका जो भी मादा मच्छर होगा उसको काटने से क्या होता है, आपका मलेरिया फैलता है। ध्यान रखना, और मलेरिया की दवा क्या है, आपका सिनकोना पेड़ की छाल से हम मलेरिया की दवा बनाते हैं। तो लार्वे किसको कहते हैं, जो मच्छर में पानी अंडे देते, जो मच्छर पानी में जो अंडे देते हैं उन्हीं से निकलते हैं, उनको क्या बोलते हो आप, लार्वे बोलते हो। ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, देखते हैं क्या है। एक ये रिपोर्ट है, देखो आप देख सकते हो, क्लिनिकल रिपोर्ट है आपकी। उसमें क्या दिखाया गया आपका, अगर आपको एनीमिया बीमारी है, देखो एक बच्चे की रिपोर्ट है, जो 12 साल की एक आरती नाम की लड़की है, ये एक रिपोर्ट है। ध्यान रखना, एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल की एक रिपोर्ट है। ठीक है, जैसे इस बच्चे ने क्या किया होगा, एनीमिया के बारे में चेक किया होगा कि हमारी बीमारी कोई है कि नहीं। तो बच्चे ने क्या किया, एक आरती नाम की लड़की जिसकी एज कितनी है, 12 ईयर है। ठीक है, फीमेल है। ध्यान रखना, उसको क्या डायग्नोसिस हुआ है, आपका किस रोग की पहचान हुई, एनीमिया की पहचान हुई है। ठीक है, तो इसके लिए पैरामीटर क्या डिसाइड किया गया, जो आपका हीमोग्लोबिन है, बॉडी का हीमोग्लोबिन होता है, कितना होना चाहिए। ध्यान रखना, इससे भी क्वेश्चन आया है, जो बॉडी का हीमोग्लोबिन होना चाहिए, कितना होना चाहिए, तो 12 to 16, इसकी जो रेंज होनी चाहिए 12 से 16 होनी चाहिए। अगर इससे कम है दैट मीन्स कुछ न कुछ आपको बीमारी है, तो उससे फाइंड आउट कर लेते हैं कि एनीमिया है कि नहीं। अगर इससे कम है तो क्या हो गया, देखो 8 है इसका, जो बच्ची आपकी है आरती, इसका कितना 8 है, तो दैट मीन्स क्या हो, एनीमिया की शिकार है। तो बट इसकी रेंज अगर मान लो 10 होती तो परफेक्ट होती। ठीक है, ध्यान रखना, तो 12 से 16 होती है ये रेंज, आप याद रखना। जो हीमोग्लोबिन की रेंज होती है,
हीमोग्लोबिन की, तो इसकी रेंज कहाँ से कहाँ होनी चाहिए, सबको 12 से 16 होनी चाहिए, ध्यान रखना, GM/DL ध्यान रखना। जैसे यहाँ पे देखो 10.5, यहाँ पे भी क्या आपकी अनीमिया की बीमारी है, ठीक है। तो ये रेंज याद रखना हीमोग्लोबिन का कितना, 12 से 16, ये चीज़ ध्यान रखना। अगर इससे कम है तो किसकी शिकार है, आपकी अनीमिया की शिकार है, ध्यान रखना। तो इस रिपोर्ट में एक सिंपल रिपोर्ट है, बट यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आ गया आपका, हीमोग्लोबिन की रेंज क्या होनी चाहिए, 12 से 16, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। अब नेक्स्ट देखते हैं जो आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका बछेंद्री पाल के बारे में जानते हैं। दिस इज योर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ध्यान रखना, नोट कर लो आप। इससे भी क्वेश्चन आपके डायरेक्ट आपके EVS सेक्शन में आता ही आता है आपका। तो अगर मैं बछेंद्री पाल की बात करूँ तो इसमें क्या क्या मेन पॉइंट है, देखो, वी टॉक अबाउट द बछेंद्री पाल इज द फर्स्ट इंडियन वुमेन एंड 5th वुमेन इन द वर्ल्ड टू रीच द पीक ऑफ माउंट एवरेस्ट। दिस इज योर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, ठीक है, ठीक है। तो इसका कहने का सिंपल सा क्या मतलब है कि जो बछेंद्री पाल हैं भारत की पहली और संसार की 5वीं ऐसी महिला बन गई जिन्होंने एवरेस्ट पर कदम रखा था। तो ध्यान रखना, भारत की पहली कौन महिला थी, आपकी बछेंद्री पाल थी, और संसार की 5वीं महिला बनी जिन्होंने एवरेस्ट पे क्या रखा था, कदम रखा था। इमेज में देख सकते हो ये कौन है, आपकी बछेंद्री पाल है, जिन्होंने क्या किया था, माउंट एवरेस्ट पे कदम रखा था, ठीक है। तो बछेंद्री पाल भारत की पहली और संसार की, अगर वर्ल्ड की बात करें तो 5वीं ऐसी महिला बन गई थी जिन्होंने एवरेस्ट पे क्या रखा है, कदम रखा है, ध्यान रखना। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, फर्स्ट इंडियन वुमेन एंड 5th वुमेन इन द वर्ल्ड, ध्यान रखना। वो कौन है, आपके बछेंद्री पाल है, ध्यान रखना। इंपॉर्टेंट पॉइंट था, नोट कर लेना आप। नेक्स्ट आप जो देखते हैं अब इनके बारे में जान लेते हैं कि ये कहाँ की हैं, ठीक है, और इनके गाइड का क्या नाम था, इनके बारे में देखते हैं। अगर हम बछेंद्री पाल की बात करें, ठीक है, ये कौन सी विलेज में बड़ी हुई हैं और कहाँ की रहने वाली हैं, तो ध्यान रखना, वी टॉक अबाउट द सेकेंड पॉइंट अबाउट द बछेंद्री पाल। तो बछेंद्री ग्रीव अप इन नाकौरी विलेज, ध्यान रखना, नाकौरी विलेज था, वहाँ पे बड़ी हुई हैं, इन द गढ़वाल एरिया ऑफ उत्तराखंड, ध्यान रखना, ये कहाँ की रहने वाली हैं, उत्तराखंड की, ध्यान रखना। दिस इज, आप ये याद रखना, ये कहाँ की हैं, उत्तराखंड की हैं, ठीक है। तो बछेंद्री पाल ग्रीव अप इन नाकौरी विलेज इन द गढ़वाल एरिया ऑफ उत्तराखंड, ध्यान रखना, ये कहाँ की थी, उत्तराखंड की थी, यूके के नाम से याद रखना, उत्तराखंड की थी, ध्यान रखना। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट अबाउट द बछेंद्री पाल। हर गाइड वॉज ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह, इनके गाइड कौन थे, ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह थे। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि बछेंद्री पाल के जो गाइड थे उनका नाम क्या था, तो ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह था, ध्यान रखना, ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह थे जो इनके गाइड थे, किसके, बछेंद्री पाल के। तो इमेज में देख सकते हो ये हैं ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह, इनके गाइड का नाम है, ध्यान रखना, ये कौन है, इनके गाइड, ध्यान रखना, ठीक है। किनके गाइड हैं, बछेंद्री पाल के गाइड हैं। अब देखो वी टॉक अबाउट द, ये कौन सी ग्रुप की लीडर थी, तो ध्यान रखना, कौन सी ग्रुप की लीड किया था इन्होंने, तो बछेंद्री पाल लीड ग्रुप नंबर 7, ध्यान रखना। ये डायरेक्ट आपके एनसीईआरटी में मेंशन है, जो आपका ईबीएस सेक्शन है इसमें एनसीईआरटी में डायरेक्ट ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट मेंशन है। तो बछेंद्री पाल कौन से ग्रुप को लीड किया था, तो बछेंद्री पाल लीड ग्रुप नंबर 7, ध्यान रखना, ये चीज़ ध्यान रखना, इन्होंने कौन सी ग्रुप से लीड किया था, तो ग्रुप नंबर 7 को लीड किया था। तो 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से मिल गए आपको कि बछेंद्री पाल के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। अब देख सकते हो नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका, इन्होंने, अगर हम बछेंद्री पाल के नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करें तो बछेंद्री ने 23 मई 1984 की डेट आप याद रखना, बछेंद्री ने 23 मई 1984 को दिन में 1:07 पर, ध्यान रखना, ये पॉइंट आप याद रखना, दिन में 1:07 पर 8,900 मीटर की ऊंची
चोटी माउंट एवरेस्ट, नेपाली नाम क्या है उसका, सागर मथा नाम है, ध्यान रखना। नेपाल में क्या बोलते हैं उसको, सागर मथा नाम पर कदम रखा था, ध्यान रखना। तो टाइम पूछ लेता है तो 1:07 पर ध्यान रखना, 1:07 पर ध्यान रखना। तो बछेंद्री पाल ने किस डेट भी याद रखना, कौन सी डेट थी आपकी, ठीक है, 23 मई 1984 को दिन में 1:07 पर 8900 मीटर ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर कदम रखा था, ये चीज़ ध्यान रखना। तो इमेज में देख सकते हो ये, ठीक है, कौन है, बछेंद्री पाल है, ठीक है। तो इन्होंने कदम रखा था, ध्यान रखना, कहाँ पे, माउंट एवरेस्ट पे। उसको नेपाल में क्या बोलते हैं, सागर मथा बोलते हैं। तो डेट और टाइम, ये पॉइंट याद रखना। डेट कौन सी डेट थी जब उन्होंने कदम रखा था, और उस टाइम की बात करें तो टाइम क्या था आपका। तो डेट और टाइम याद रखना, 23 मई 1984 को दिन में 1:07 पर। और कितने, और एक चीज़ और है, हाइट की बात करो तो 8900 मीटर, ध्यान रखना, ये भी याद रखना। मीटर ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर इन्होंने क्या किया था, कदम रखा था। और नेपाल में कभी भी पूछ लेता है, जो आपको माउंट एवरेस्ट उसको क्या बोलते हो, तो सागर मथा बोलते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये भी पॉइंट आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये कर लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ध्यान रखना। इससे भी आपका कई बार क्वेश्चन यहाँ से आपके सीटेट एग्जाम में डायरेक्ट आए हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट पॉइंट क्या आपका, अगर हम टेकला गांव की बात करें, कभी पूछ लेता है टेकला गांव के बारे में। तो टेकला गांव क्या आपका 1600 मीटर की ऊंचाई पर, ध्यान रखना, 1600 मीटर की ऊंचाई पर जो भी इसका गांव है, मान लो ये आपका पहाड़ी एरिया है। तो जो टेकला घर है, टेकला जो गांव है कहाँ पे है आपका, 1600 मीटर की ऊंचाई पर, ध्यान रखना, कितना है, 1600 मीटर की ऊंचाई पर, ध्यान रखना। जो आपका टेकला घर है, ठीक है, ये क्या है आपका 1600 मीटर की ऊंचाई पर है, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या आपका, जब भी आप पर्वत पर चढ़ते समय, ठीक है, हमारे शरीर का जो कोण होता है, एंगल होता है, कितने डिग्री होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए, ध्यान रखना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और पीठ क्या होनी चाहिए, सीधी होनी चाहिए। मीन्स जब भी आप पर्वत पे चढ़ रहे हो तो उस समय जो आपका एंगल होना चाहिए, ठीक है, कैसा होना चाहिए आपका, 90 डिग्री होना चाहिए। और पीठ भी क्या होनी चाहिए आपकी, सीधी होनी चाहिए। जैसे आपका यहाँ पे इमेज देख सकते हो, इमेज देख सकते हो आप। इमेज में क्या शो आपका रखा है, तो जो देखो एंगल देखो कितना आपका 90 डिग्री है, ध्यान रखना, ये एंगल कितना आपका 90 डिग्री है। कि आप जब भी पर्वत पर चढ़ रहे हो तो उस समय आपके जो बॉडी का एंगल होना चाहिए, कितना होना चाहिए आपका, 90 डिग्री होना चाहिए। और आपका जो पीठ है, आपका जो शरीर है, उसका जो एंगल होना चाहिए यहाँ पे स्ट्रेट होना चाहिए, ध्यान रखना, 90 डिग्री होना चाहिए विद द जो भी आपका पर्वत है, आप उससे 90 डिग्री एंगल बना के चढ़ोगे तभी आप इजीली चढ़ पाओगे। तो इस वजह से ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट, 90 डिग्री बार बार पूछा गया, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है भी पॉइंट, कि पर्वत पर चढ़ते समय हमारे शरीर का कोण कितना होना चाहिए। तो ऑप्शन में दिख जाएगा 30, 45, 90, 100, ऐसे करके ऑप्शन दिखेगा आपको। तो कौन सा करेक्ट होगा, विच वन इज द करेक्ट, 90 डिग्री, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना। तो जो भी बंदा होगा वो जब भी इस पे क्या नाम है पर्वत पे चढ़ेगा, तो ध्यान रखना उसके बॉडी का जो एंगल होगा, ये जो एंगल होगा कितना डिग्री होना चाहिए आपका, 90 डिग्री होना चाहिए, ध्यान रखना। एंगल क्या होना चाहिए आपका, 90 डिग्री होना चाहिए। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे टेकला गांव के बारे में बताया गया है, कितने मीटर ऊंचाई पे है, तो 1600 मीटर की ऊंचाई पर है। और पर्वत पर चढ़ते समय हमारे शरीर का कोण कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। यहाँ पे इमेज में देख सकते हो, ठीक है। तो इनका एंगल कितना है, 90 डिग्री है, ध्यान रखना। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ चलते हैं। अब आते हैं गोलकोंडा किले के बारे में। इससे भी क्वेश्चन कई बार आता है कि जो आपका गोलकोंडा किला है उसमें कितने बुर्ज हैं आपके, ठीक है, ये किला कब बना था और किसका बना था, ये सारी चीज़ें पूछ लेता है कभी कभी एग्जाम में। तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं गोलकोंडा किले की बात करूं, ठीक है, गोलकोंडा किले की बात करें तो गोलकोंडा क्या है आपका, गोलकोंडा दक्षिण भारत में हैदराबाद नगर पश्चिम स्थित है, ध्यान रखना। कहाँ पे स्थित है आपका, हैदराबाद में है, ध्यान रखना, इतना याद रखना, कहाँ पे आपका हैदराबाद नगर में, ध्यान रखना।
इस किले की बाहरी दीवार में कितने बुर्ज हैं? 87 आपके बुर्ज है, ये चीज़ ध्यान रखना। 87 याद रखना। जो आपका गोलकुंडा किला है इसके बाहरी दीवार पे कितने 87 बुर्ज हैं, ध्यान रखना। और मोटी दीवारें, लंबा चौड़ा गेट, सुरक्षा के कितने कड़े इंतजाम थे, ध्यान रखना। जैसे आपने देखा होगा लाल किला का, ठीक है, उसी तरह यहाँ पे भी है गोलकुंडा। जितने भी किले हैं देखा होगा आपने, पुराने पुराने जो बने हैं किले, तो आपने देखा होगा उसमें क्या बहुत सारे बुर्ज होते हैं, ठीक है। उनकी दीवारें क्या होती है, बहुत ही मोटी होती है, लंबी चौड़ी। तो गेट भी क्या होता है, बहुत हैवी होता है आपका। तो उसी तरह आपके गोलकुंडा किले में तो ये चीज़ ध्यान रखना, इसमें बुर्ज कितने हैं, तो 87 बुर्ज हैं, ठीक है। दीवारें मोटी मोटी हैं, लंबा चौड़ा गेट है, हैवी सा गेट बनाते हैं, ठीक है। सुरक्षा के बहुत ही कड़े इंतजाम रहते थे। तो देख सकते हो ये गोलकुंडा किले का नक्शा है, ठीक है। तो इसमें देखो कई गेट बने हैं, हर एंगल पे क्या होंगे आपके गेट होंगे, और गेट पे क्या होंगे, बड़े बड़े क्या लगे होंगे आपके, लंबे चौड़े गेट लगे होंगे। और जो उनकी बाहरी दीवारें होती है बहुत ही मोटी होती है, ध्यान रखना, ठीक है। कोई भी अटैक जल्दी इस पर कर नहीं पाएगा, ठीक है, इनको तोड़ नहीं पाएगा। जो उनकी बाहरी दीवारें होती हैं बहुत ही मोटी होती हैं। तो गोलकुंडा किले का क्या है, नक्शा है, ये सो आपका रखा है यहाँ पे। अब देखो यहाँ बात करते हैं सन 1200 में यह किला मिट्टी का बना था, ध्यान रखना। सन 1200 में यह किला किसका बना था, मिट्टी का बना था। और यहाँ दूसरे राजाओं का भी क्या था, राज था। कई राजाओं ने यहाँ पे राज किया था। तो पहले क्या था, ये किला 1200 में मिट्टी का था, ध्यान रखना। और यहाँ दूसरे राजाओं ने भी क्या किया था, राज किया था। तो डायरेक्ट स्टेटमेंट आ जाता है, ये आपका सीटेट एग्जाम में डायरेक्ट स्टेटमेंट दे देता है सेम। इस किले में कितने बुर्ज थे उसके बारे में दे देगा। अगर रॉन्ग स्टेटमेंट होगा तो वहाँ पे 87 की जगह कुछ और कर देगा, थोड़ा सा चेंज कर देगा, ठीक है। और ये जो आपका नेक्स्ट पॉइंट है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी डायरेक्ट स्टेटमेंट गिवन था आपका, जो आपका सीटेट 2022 का था। सन 1518 से 1687 तक यहाँ कुतुब शाही सुल्तानों ने एक के बाद एक राज किया था। तो ये डायरेक्ट स्टेटमेंट आपके सीटेट एग्जाम में ऑप्शन में दिया था, ये डायरेक्ट। तो आपको अगर ये डेट याद है, ईयर याद है, तो आप करेक्ट आंसर करके आए होगे। तो सन 1518 से 1687 तक, ये चीज़ ध्यान रखना, 1518 से 1687, ये चीज़ याद रखना, ईयर याद रखना, तक यहाँ कुतुब शाही सुल्तानों ने एक के बाद क्या किया था, एक ने राज किया था, ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट थे अबाउट द गोलकुंडा किला, ठीक है। ये नक्शा दे रखा है आपका, तो ये याद रखना आपका 87 बुर्ज थे। और ये लास्ट पॉइंट, ये 2 पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये कहाँ पे है आपका, हैदराबाद में है। हैदराबाद याद रखना, 87 बुर्ज याद रखना, और 1518 से लेकर 1687, ये चीज़ याद रखना। 3 चीज़ याद रखना, आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा अबाउट द गोलकुंडा किला, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, दैट इज द चांगथांग के बारे में जानते हैं। इससे भी आपके सीटेट एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है। तो चांगथांग की बात करें तो कुछ यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। तो चांगथांग की बात करें, देख सकते हो आप हेडिंग चांगथांग। इसका मतलब क्या है, मीन्स वेरी फ्यू पीपल लिव, मीन्स यहाँ पे क्या करते हैं, बहुत ही कम लोग रहते हैं चांगथांग। ऐसा क्यों, इसके बारे में डिटेल में जानेंगे लेक्चर में। देखो फर्स्ट पॉइंट क्या है, वी टॉक अबाउट द फर्स्ट पॉइंट। चांगथांग इज एट हाइट ऑफ ऑलमोस्ट 5000 मीटर। इट हैज़ रॉकी एंड प्लेन एरिया, राइट। इट हैज़ रॉकी प्लेन एरिया, मीन्स जो आपका चांगथांग है लगभग कितने मीटर ऊंचाई पे है, आपकी 5000 मीटर की ऊंचाई पर। और वहाँ का जो मैदान है, वहाँ पे क्या मैदानी कैसा है आपका, एरिया कैसा है आपका, चट्टानी है, ध्यान रखना। तो चांगथांग लगभग 5000 मीटर की ऊंचाई पर, ध्यान रखना। चांगथांग लगभग 5000 मीटर की ऊंचाई पर, ये ध्यान रखना। और वहाँ चट्टानी मैदान है, ठीक है। एरिया कैसा आपका, रॉकी प्लेन एरिया है। तो चांगथांग इज एट हाइट ऑफ ऑलमोस्ट 5000 मीटर, ध्यान रखना। तो चांगथांग के बारे में आया तो ध्यान रखना, ये कितने मीटर की ऊंचाई पर आपका, तो 5000 की मीटर की ऊंचाई पे है, ठीक है। और वहाँ चट्टानी मैदान है। तो ये पॉइंट है अबाउट द चांगथांग के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसमें। अब देखो चांगथांग की बात करें तो यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, ठीक है। अगर हम चांगथांग की बात करें तो यहाँ पे चांगपा, कभी कभी पूछ लेता है चांगपा का क्या मतलब था। चांगपा क्या होता है आपका,
चांगपा क्या होता है, ध्यान रखना एग्जाम में आ जाता है कि चांगपा के बारे में पूछ लेता है। चांगपा का क्या मतलब है, तो पहाड़ों पर रहने वाले जनजाति को क्या बोलते हैं हम, चांगपा बोलते हैं। जो पहाड़ों पर रहते हैं जनजाति होती है, जैसे देख सकते हैं एरिया है, पहाड़ी एरिया है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कौन रह रहा है, कुछ लोग रह रहे हैं, ठीक है। तो पहाड़ों पे जो रहने वाली जाति होती है, ठीक है, जनजाति होती है, उनको क्या बोलते हैं, चांगपा बोलते हैं। ध्यान रखना, उनको क्या बोलते हैं, चांगपा बोलते हैं, ठीक है। तो चांगपा क्या आपके पहाड़ों पर रहने वाली जनजाति है, ठीक है। चांगपा जनजाति में केवल लगभग 5000 लोग हैं, ध्यान रखना, केवल 5000 लोग हैं, ध्यान रखना। तो चांगपा जो जनजाति है वहाँ पे केवल कितने लोग हैं, केवल 5000 लोग हैं, बहुत कम लोग रहते हैं वहाँ पे, ठीक है, क्योंकि बहुत ही हाइट पे वो। नेक्स्ट देखते हैं, चांगपा हमेशा अपनी बकरियों और भेड़ों के साथ घूमते रहते हैं। मीन्स जो चांगपा जाति है, जनजाति है, ठीक है, जो पहाड़ों पे रहने वाली जनजाति को क्या बोलते हैं, चांगपा। तो चांगपा जो जनजाति है वहाँ के लोग किसके साथ घूमते रहते हैं, हमेशा भेड़ों और बकरियों के साथ क्या करते हैं, घूमते रहते हैं, ध्यान रखना। तो इमेज में देख सकते हो आप, यहाँ पे ये कुछ हैं जात के लोग हैं, चांगपा जात के लोग हैं। ये क्या करें, अपने भेड़ों के साथ क्या करते हैं, मूव करते रहते हैं, घूमते रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, उन्हें भेड़ों से वह सब कुछ मिल जाता है, जो ये भेड़ चराते हैं उनसे सब कुछ मिल जाता है, मीन्स उनके खाने की चीज़ें पूरी हो जाती हैं। तो जिनकी उन्हें आवश्यकता होती है, जैसे दूध हो गया आपका, मांस हो गया आपका, ठीक है, टेंट के लिए खाल हो गया, और कोट हो गया, और स्वेटर के लिए ऊन, तो ये सारी चीज़ें क्या होती है आपकी, उन भेड़ों से इनको मिल जाती है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, इन विशेष बकरियों से उन्हें प्रसिद्ध पश्मीना ऊन बनाने के लिए ऊन प्राप्त होते हैं। ध्यान रखना, जो भेड़ बकरियों को लेकर घुमा रहे हैं उनसे एक डिफरेंट टाइप का आपका ऊन मिलता है, उसको नाम बोलते हैं पश्मीना ऊन, ठीक। उसी से क्या बनाते हैं आपके, पश्मीना शॉल बनाते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है अबाउट द चांगथांग के बारे में, ठीक है, कि चांगपा क्या होते हैं, कि पहाड़ों पर रहने वाली जनजाति है, वहाँ पे कितने लोग रहते हैं, केवल 5000 लोग रहते हैं, ठीक है। चांगपा के लोग क्या करते हैं, हमेशा अपनी भेड़ और बकरियों के साथ क्या करते हैं, घूमते रहते हैं, और जो भेड़ बकरियों को लेकर घूमते रहते हैं उन्हीं से क्या करते हैं, सारी चीज़ें उनको मिल जाती है, जैसे खाने पीने के लिए दूध मिल जाता है, मांस मिल जाता है, टेंट के लिए उनसे खाल मिल जाती है, कोट मिल जाता है, स्वेटर मिल जाता है, ठीक है, स्वेटर के लिए ऊन भी मिल जाता है उनसे। इन विशेष बकरियों से एक प्रकार की उन्हें प्रसिद्ध पश्मीना ऊन बनाने के लिए ऊन भी प्राप्त होता है, जो पश्मीना शाल बनाते हैं उसके लिए क्या मिलता है, उनको ऊन मिल जाता है, ठीक है। तो पश्मीना शॉल के बारे में भी देखेंगे आगे। अब कुछ यहाँ पे चांगथांग के बारे में और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आपका, वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या आपका, कि चांगपा अपने तंबू को क्या बोलते हैं, ये भी क्वेश्चन आपका डायरेक्ट आया हुआ है, कि रेबो क्या या चांगपा अपने तंबू को क्या कहते हैं, तो रेबो कहते हैं, ध्यान रखना। चांगपा अपने तंबू को क्या कहते हैं, रेबो कहते हैं, ध्यान रखना, रेबो कहते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे जो ये चांगपा जनजाति के लोग हैं, ठीक है, पहाड़ों पे रहने वाली जाति है, प्रजाति है। यहाँ पे इन्होंने क्या कर रखा है, टेंट बना रखा है, इस टेंट को क्या बोलते हैं, रेबो बोलते हैं, ध्यान रखना, इनको क्या बोलते हैं, रेबो बोलते हैं, ध्यान रखना, ये चीज़ ध्यान रखना, इनको क्या बोलते हैं, रेबो बोलते हैं। अब देखो यहाँ पे चांगपा भाषा में चांगथांग का अर्थ होता है ऐसी जगह जहाँ बहुत कम लोग होते हैं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, कि चांगपा भाषा, जो चांगपा लैंग्वेज भाषा है, तो चांगथांग का क्या अर्थ होता है, कभी कभी पूछ लेता है चांगथांग का क्या अर्थ होता है, तो इसका मतलब ऐसी जगह जहाँ बहुत कम लोग रहते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। चांगथांग का मतलब क्या होता है, ऐसी जगह जहाँ बहुत कम लोग रहते हैं, चांगथांग का ये मतलब है, ध्यान रखना। और चांगपा अपने तंबू को क्या बोलते हैं, रेबो बोलते हैं। तो जिस टेंट में रहते हैं उनका नाम क्या है, रेबो नाम है, ध्यान रखना। आई थिंक यहाँ तक डाउट नहीं होना चाहिए आपका, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या है आपका। अब लेखा के बारे में जानते हैं, लेखा है क्या आपका, ठीक है। तो रेबो के पास जैसे उन्होंने टेंट बनाया अपने रहने के लिए, ठीक है, तो उसके पास क्या होता है आपका, एक चीज़ और होता है, उसके बारे में देखते हैं। तो रेबो के पास भेड़ बकरियां रखने की जगह होती है, जो उन्होंने टेंट बना रखा है, टेंट, ठीक है, घर बना रखा है, ठीक है। इस टेंट पे क्या होता है, इसके साइड में क्या करते हैं,
इन्होंने कुछ जगह बना रखी होती है, उसको क्या बोलते हैं, लेखा कहते हैं, ध्यान रखना। तो रेबो के पास भेड़ बकरियों रखने की जगह होती है, मीन्स जो उन्होंने टेंट बनाया है, रेबो बनाया है, इसके बगल में क्या होती है, भेड़ बकरियों रखने की क्या होती है, इनकी जगह होती है। चांगपा इसे क्या कहते हैं, चांगपा इसे क्या कहते हैं, लेखा कहते हैं, ध्यान रखना, इनको क्या कहते हैं, लेखा कहते हैं। एक तो रेबो था, इसको क्या बोलते हैं, रेबो बोलते हैं, ठीक है। और दूसरा क्या आपका, जो साइड में भेड़ बकरियों रखने की जगह को क्या बोल रहे हैं, लेखा बोल रहे हैं, ध्यान रखना। तो चांगपा इसको क्या बोलते हैं, लेखा बोलते हैं। अब देखो लेखा की जो दीवारें होती है पत्थर से बनी होती है, जो लेखा की जो दीवारें होती हैं ये किसकी बनी होती हैं, इनकी पत्थर से बनी होती है, जिसके बीच में क्या रहती है, भेड़ और बकरियों को रखते हैं, ये चीज़ ध्यान रखना। तो चांगफा के लोग क्या करते हैं, भेड़ और बकरियों को रखते हैं अपने रेबो के बगल में, तो उसको क्या नाम दिया इन्होंने, लेखा नाम दिया, ठीक है। अब देखो इनकी हाइट इतनी ज़्यादा है, ये पहाड़ी एरिया पर रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ हवा की जो रफ्तार होती है कितनी होती है आपकी, 70 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, ध्यान रखना, ये चीज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि वहाँ पे जो हवा की जो रफ्तार है वो कितनी है आपकी, 70 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, ये चीज़ ध्यान रखना। तो जो यहाँ पे हवा की रफ्तार होती है कितनी होती है आपकी, 70 किलोमीटर पर आवर होती है, ध्यान रखना, 70 किलोमीटर पर आवर होती है, ध्यान रखना। क्योंकि बहुत ही हाइट पे रहते हैं, 5000 की हाइट पे रहते हैं, ठीक है। इस वजह से क्या होती है आपके वहाँ पे जो स्पीड होती है एयर की बहुत ही तेज़ होती है, और कितनी होती है आपकी, 70 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, ठीक। तो रेबो क्या होता है, जो चांगपा की जात के लोग रहते हैं उसको उन्होंने रेबो नाम दिया। और रेबो के साइड में मीन्स जहाँ पे इन्होंने घर बना रखा है उसके साइड में भेड़ बकरियों को रखने के लिए जगह है, उसको नाम इन्होंने क्या बोला है, लेखा बोला है। तो लेखा के बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, लेखा किसको बोल रहे हैं और रेबो किसको बोल रहे हैं। तो रेबो जिसमें वो खुद रह रहे हैं, वो चांगपा जनजात के लोग रहते हैं, उसको रेबो बोलते हैं। और जो भेड़ बकरियों के रखने की जगह उसको क्या नाम दे रहे हैं, लेखा नाम दे रहे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अब देखते हैं पश्मीना साल के, जो पश्मीना जो बकरियां थी, जो भेड़ बकरियां थी, उनसे क्या मिलता है, पश्मीना ऊन मिलता था। उन्हीं ऊन से क्या बनाते हैं, पश्मीना शॉल बनाते हैं। तो पश्मीना शॉल के बारे में जानते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो अगर हम पश्मीना शॉल की बात करें तो पश्मीना बकरी के बाल, ध्यान रखना, इसके कुछ फीचर्स हैं जो आपके पश्मीना शॉल है, देख सकते हो इमेज में यहाँ पे, ठीक है, ये देख सकते हो आपको। तो जो पश्मीना शॉल है इसके बारे में क्या फीचर्स है, इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या क्या हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है भी, आपका नोट कर लो आप कहीं भी। जो पश्मीना बकरी के बाल मनुष्य के बाल से 6 गुना पतले होते हैं, मीन्स जो उसके हेयर होते हैं, बाल होते हैं, ये क्या होते हैं आपके मनुष्य के बाल से 6 गुना पतले होते हैं, बहुत ही थिन होते हैं, ध्यान रखना, बहुत ही पतले होते हैं, बहुत ही बारीक होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, पश्मीना बकरी के शाल या स्वेटर साधारण स्वेटर की तुलना में 6 गुना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 6 गुना ज़्यादा गर्म होते हैं। मीन्स जो नॉर्मल स्वेटर होते हैं, जो नॉर्मल ऊन से बिनते स्वेटर हैं और जो पश्मीना शाल से बने होते हैं उनसे कंपेरिजन में क्या होते हैं, 6 गुना ज़्यादा गर्म करते हैं। कि पश्मीना बकरी के शाल और स्वेटर साधारण स्वेटर की तुलना में 6 गुना ज़्यादा गर्म करते हैं। कि मतलब एक नॉर्मल ऊन से स्वेटर बनाया गया और एक पश्मीना शाल से और पश्मीना ऊन से बनाया गया स्वेटर वो ज़्यादा गर्म करता है, 6 गुना ज़्यादा गर्म करता है, ध्यान रखना। तो ये 6 गुना याद रखना, 6 टाइम बेटर, ये याद रखना। नेक्स्ट देखते हैं, पश्मीना के शाल या स्वेटर बनाने में लगभग 250 घंटे लगते हैं, ये भी ध्यान रखना, 250 घंटे लगते हैं। स्टैटिकल डेटा आप याद रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन आपका डायरेक्ट आ जाता है। 250 घंटे लगते हैं एक पश्मीना शाल बनाने के लिए या स्वेटर बनाने में, ठीक है। और जो इसकी गर्माहट है 6 गुना ज़्यादा होती है, नॉर्मल कपड़ों से 6 गुना ज़्यादा होती है। और पश्मीना बकरी के जो बाल होते हैं मनुष्य के बाल से 6 गुना पतले होते हैं। जो स्टैटिकल डेटा है 6 गुना, ठीक है, और 6 गुना यहाँ भी याद रखना और 250 घंटे याद रखना। तो स्टैटिकल डेटा आप वही एग्जैक्ट वही याद रखना। नेक्स्ट देखते हैं, पश्मीना बकरी को जिस स्थान पर पाला जाता है उसे क्या बोलते हैं, लेखा बोलते हैं। मैंने बताया भी, पश्मीना बकरी को जिस स्थान पर पाला जाता है, जिस स्थान पर रखा जाता है उसका नाम क्या है आपका, लेखा है। और चांगपा जनजात के लोग जिन घरों में रहते हैं उसको क्या बोलते हो आप, रेबो बोलते हो। यहाँ लिखा नहीं, आगे आगे क्या आ जाएगा आपका, रेबो आ जाएगा, ध्यान रखना, अभी मैंने बताया आपको, ठीक है। तो चांगपा जनजात के लोग जिस घर में रहते हैं उसको क्या बोलते हैं, रेबो बोलते हैं। और पश्मीना बकरी को जिस स्थान पर पाला जाता है उसको क्या बोलते हो आप,
लेखा बोलते हो, ध्यान रखना। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है अबाउट द पश्मीना शाल, ध्यान रखना। पश्मीना जो शाल होती है उसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट है। शाल देख सकते हो, ठीक है, बहुत ही महंगी भी होती है, नोट कर लेना है यार, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। ये मैंने EVS फर्स्ट लेक्चर में मैंने देखा, फर्स्ट लेक्चर में करा रखा है सारे पॉइंट, तो वहाँ पे जाना, आप प्लेलिस्ट में जाके देखना। सेलेक्टेड EVS NCERT नोट, ये आपका क्लास 1 जो लेक्चर 1 था, मैंने इसमें सारी डिटेल में करा रखा है। लेक्चर 1 क्लास 1 लेक्चर 1 जो कराया था मैंने, उसमें सारी डिटेल मैंने इसके बारे में बताई है, ठीक है, कि असम के बारे में बताया, लद्दाख के बारे में बताया, केरला के बारे में बताया, राजस्थान के बारे में बताया। तो आप SRN एकेडमी सर्च करना, ठीक है। SRN एकेडमी में सीटेट 2024 के नाम से प्लेलिस्ट में जाना, 2024 के नाम से एक फ़ोल्डर दिखेगा, उसमें सारे वीडियो पड़े हैं आपके डे 1 से लेके अभी तक जितने भी मैंने क्लास ली है, बाकी और भी अपलोड करूँगा डे बाय डे। तो वहाँ पे जाना, सीटेट नाम से एक फ़ोल्डर होगा, उसमें क्लास 1 से लेके क्लास 10 तक सारे लेक्चर हैं, ठीक है। तो एक बार दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ शॉर्ट में। द बम्बू एंड रोप ब्रिज इज बीइंग यूज्ड, मीन्स बम्बू और रोप ब्रिज कहाँ पे यूज होते हैं, बांस के बने हुए पुल कहाँ पे यूज होते हैं, तो कहाँ पे होते हैं, आपके असम में होते हैं, ध्यान रखना। ये सारी चीज़ें मैंने डिटेल में करा रखी है, तो वहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हो। सीटेट फोल्डर में जाके देखना, सीटेट 2024 SRN एकेडमी सर्च करना आप, वहाँ पे सीटेट 2024 जो प्लेलिस्ट है आपकी, उसमें सर्च करना, उसमें मिल जाएगा आपका। उसमें सारे लेक्चर डे 1 से आपके पड़े हुए हैं, बाकी रिमेनिंग आपके अपलोड हो रहे हैं डे बाई डे। तो बम्बू एंड रोप ब्रिज जो बांस के बने हुए पुल कहाँ पे यूज होते हैं, ध्यान रखना। असम की बात कर रहे हैं, असम में होते हैं। जैसे क्या होते हैं आपके, ये बांस बने होते हैं, इस टाइप से पुल बने होते हैं, ठीक है, ये बांस के पुल होते हैं। इस पर क्या करते हैं बच्चे, बांस को पकड़ के क्या करते हैं, स्कूल को जाते हैं, ध्यान रखना। छोटे छोटे बच्चे होते हैं जो स्कूल के जाने में प्रॉब्लम आती है, तो नदी को क्रॉस करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे एक बांस को ओवरब्रिज बना देते हैं, ठीक है। उस बांस को पकड़ के क्या करते हैं, स्कूल चले जाते हैं बच्चे क्रॉस करके। तो बम्बू रोप की बात हो, ठीक है, तो कहाँ पे यूज होता है आपका, असम में यूज होता है। अगर मैं ट्रॉली की बात करें, ट्रॉली कहाँ पे यूज होता है आपका, लद्दाख में होता है। क्योंकि लद्दाख में क्या होता है आपके पहाड़ी एरिया, आपका उबड़ खाबड़ रास्ते हैं, तो वहाँ पे क्या करते हैं, वहाँ पे रोड डायरेक्ट नहीं होती, वहाँ पे क्या करते हैं, पहाड़ी एरिया को क्रॉस करने के लिए वहाँ पे ट्रॉली यूज करते हैं, ठीक है। तो बच्चे क्या करते हैं, ईजिली पहुँच जाते हैं स्कूल, ठीक है। तो ट्रॉली कहाँ पे यूज होती है आपकी, लद्दाख में यूज होती है। जैसे मान लो कोई पहाड़ी एरिया, ठीक है, ये पहाड़ी एरिया है आपका, और बच्चों का स्कूल कहाँ पे है, यहाँ पे स्कूल है, ठीक है, उनको इस स्कूल में आना है। तो बच्चे क्या करते हैं, ये बच्चों का स्कूल है, ठीक है, तो बच्चे मान लो यहाँ पे हैं, ये लद्दाख की बात बता रहा हूँ मैं, छोटे छोटे बच्चे स्कूल जा रहे हैं, ठीक है। ये बच्चों को स्कूल जाना है। एक गोइंग टू चैप्टर है नाम ना, गोइंग टू स्कूल नाम से एक चैप्टर है, उसमें ये सारी चीज़ें बता रखी कि हर एक स्टेट में बच्चे स्कूल जाने में क्या क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं, उन प्रॉब्लम को कैसे रिमूव करते हैं, क्या क्या यूज करते हैं, इसके बारे में डिटेल में बताया गया। जैसे असम हो गया, लद्दाख हो गया, केरला हो गया, राजस्थान हो गया, उत्तराखंड हो गया, हर एक के बारे में डिटेल में बताया गया है। तो अगर मैं लद्दाख की बात करूँ तो वहाँ पे क्या यूज करते हैं, ट्रॉली यूज करते हैं। जैसे यहाँ से क्या होती है, ट्रॉली बनी होती है आपकी, तो इस टाइप से ट्रॉली बनी होती है यहाँ पे छोटे छोटे। इस ट्रॉली की मदद से बच्चे क्या करते हैं, स्कूल जाते हैं, ध्यान रखना। तो ये बच्चे क्या करते हैं, इस ट्रॉली में बैठ जाते हैं, बैठ के करते हैं, इस जो पहाड़ी इलाका है इसको क्रॉस करके फिर क्या करते हैं, बच्चे स्कूल चले आते हैं, ध्यान रखना। बच्चे क्या करते हैं, स्कूल चले आते हैं। तो यहाँ पे ट्रॉली यूज होता है, कहाँ पे, लद्दाख में क्या यूज होता है आपका, ट्रॉली यूज होता है, ध्यान रखना। अब देखो सीमेंट ब्रिज की बात करें तो ये कहाँ पे यूज होता है आपका, नॉर्मल एरिया में यूज होता है, ठीक है, ओवर द वाटर। ये कहाँ पे यूज होता है आपका, नॉर्मल एरिया में, सीमेंट एरिया, ठीक है। नॉर्मल सीमेंट ब्रिज कहाँ पे यूज होता है, देखा होगा आपने, नॉर्मल प्लेन एरिया में यूज होता है, ओवर द वाटर भी यूज होता है। अगर मैं वल्लम की बात करूँ, वल्लम क्या आपका एक स्मॉल वुडन बोट होती है। वल्लम क्या होती है, एक नाव होती है, छोटी सी नाव होती है, जिसको बच्चे यूज करके क्या करते हैं, क्रॉस करते हैं रिवर को। तो वल्लम एक तरह से क्या है आपकी, कभी कभी पूछ लेता है व्हाट इज द वल्लम, वल्लम के बारे में पूछ लेता है, तो ऑप्शन में देखिएगा स्मॉल वुडन बोट होती है, लकड़ी की एक छोटी बनी नाव होती है,
ठीक है। और ये कहाँ पे यूज करते हैं बच्चे, तो केरला में यूज करते हैं, ध्यान रखना। वल्लम का नाम आते ही क्या दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए आपका, केरला स्टार्ट करना चाहिए कि केरला में वल्लम यूज होता है। वल्लम क्या होती है आपकी, एक छोटी नाव होती है, ठीक है। जैसे यहाँ पे मान लो एक इमेज बनाता हूँ, मैं डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ। जैसे क्या एक कोई रिवर है, ठीक है, ये रिवर आपकी, यहाँ पे बच्चे मान लो रिवर में रिवर, ये रिवर आपकी, बच्चों को क्या करना है, छोटे छोटे मान लो बच्चे हैं, ये छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको क्या करना है, स्कूल जाना, बट इनका स्कूल कहाँ पे है, इस साइड में है, ठीक है। तो फटाफट वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आप कर देना। तो फटाफट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आप वीडियो को कर देना, ठीक है। SRN एकेडमी सर्च करना, वहाँ पे सारी प्लेलिस्ट में सारी वीडियो आपको मिल जाएंगे रिगार्डिंग द सीटेट एग्जामिनेशन। आपका CDB का वीडियो कुछ मिल जाएगा, आपका EVS सेक्शन का मिल जाएगा, मैथ सेक्शन का मिल जाएगा, बाकी रिमेनिंग अभी अपलोड हो रहा है आपका। NCF 2005 कि आपका NCF 2005 है क्या, और वन अधिकार अधिनियम 2007 के बारे में देखेंगे, और NCERT के इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में जानेंगे कि आपका इंपॉर्टेंट क्या क्या पॉइंट है जो आपके EVS सेक्शन में पूछा जाता है, ध्यान रखना। तो ये सारे पॉइंट को आज मैं इस क्लास में डिस्कस करूंगा, ध्यान रखना। तो फर्स्ट टॉपिक क्या होगा आपका, NCF 2005, ध्यान रखना। दिस इज योर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर सीटेट एग्जामिनेशन एज वेल एज फॉर योर UP टेट एग्जामिनेशन, ध्यान रखना। NCF 2005 इसमें क्या क्या देखेंगे हम, कि फर्स्ट देखेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ NCF कि NCF 2005 का मेन उद्देश्य क्या था आपका, ऑब्जेक्टिव ऑफ NCF, ठीक है। प्लस इसका फुल फॉर्म क्या होता है आपका NCF का, इसको क्या बोलते हैं, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। सेकेंड क्या देखेंगे, इसमें NCF की गाइडिंग प्रिंसिपल के बारे में जानेंगे कि गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ NCF, ध्यान रखना। इन सारे पॉइंट के बारे में देखेंगे कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, NCF नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, और अभी तक कितने आपके NCF आए हैं, ये सारी चीज़ें देखेंगे। और NCF को किसने पब्लिश किया था, ये भी सारे पॉइंट इस लेक्चर में देखेंगे। तो ये आपका टॉपिक NCF वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर ऑल गवर्नमेंट एग्जाम, ध्यान रखना। कोई भी हो गया आपका, UP टेट हो गया, STET हो गया, अदर स्टेट हो गया आपका, अदर स्टेट का टेट हो गया आपका, हर एक स्टेट के टेट में क्या होता है, NCF 2005 से क्वेश्चन आता ही आता है आपका, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट देखेंगे, जो भी यहाँ पे पॉइंट आपके मेंशन है 1 बाय 1, इन पॉइंट के बारे में डिटेल में जानेंगे हम, जो भी यहाँ पे पॉइंट मेंशन आपका, ठीक है। तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना आप, ठीक है। बाकी सारे लेक्चर देखने के लिए आप SRN एकेडमी पे विजिट करना, आपको प्लेलिस्ट में सारे लेक्चर मिल जाएंगे आपको रिलेटेड सीटेट एग्जामिनेशन, ध्यान रखना। तो आपका फर्स्ट टॉपिक क्या था आपका, NCF 2005। तो इसके बारे में देखते हैं कि आपका NCF है क्या बेसिकली। तो वी टॉक अबाउट द NCF क्या है आपका, तो पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द NCF का फुल फॉर्म क्या होता है आपका। तो ध्यान रखना, NCF का फुल फॉर्म क्या है आपका, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, ध्यान रखना। दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ द फ्रेमवर्क 2005। दिस इज योर फुल फॉर्म ऑफ द NCF। N मीन्स क्या होगा आपका, नेशनल, C मीन्स करिकुलम, F मीन्स व्हाट, फ्रेमवर्क, ध्यान रखना। इसको पब्लिश किसने किया था, तो ये चीज़ ध्यान रखना, NCERT ने, ध्यान रखना, ठीक है। और NCF 2005 आपका कौन सा NCF आपका, तो ये 4th है। इससे पहले भी 3 NCF आपके पब्लिश हो चुके हैं, ठीक है, उसके बारे में भी आगे देखेंगे। बट आपका NCF 2005 कौन सा आपका 4th NCF है, ध्यान रखना। अब देखते हैं आपका NCF है क्या, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका मेन उद्देश्य क्या है, ये क्यों लाया गया आपका NCF 2005, ठीक है।
तो देखते हो फर्स्ट पॉइंट क्या आपका कि बालकों को क्या और क्यों और कैसे पढ़ाया जाए, ये कौन बताता है आपका NCF 2005 बताता। ध्यान रखना कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 मीन्स नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, दिस इज द फुल फॉर्म, अभी बताया मैंने आपको, ठीक है। 2005 इन्हीं विषयों पर ध्यान केंद्रित कराने हेतु एक दस्तावेज है। ध्यान रखना ये क्या आपका एक दस्तावेज है। NCF क्या आपका एक दस्तावेज है। ध्यान रखना कि मीन्स बालकों को क्या क्या पढ़ाना चाहिए और क्यों पढ़ाना चाहिए और कैसे पढ़ाना चाहिए, ये क्या एक तरह से शिक्षा के क्षेत्र में क्या आपका दस्तावेज है। ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या आपका, अगर हम राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा, हिंदी की बात करें, हिंदी में लिखा हुआ है आपका जो आपका नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, उसी का हिंदी लिखा आपका राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005, दैट मीन्स NCF 2005 का मेन उद्धरण रविंद्रनाथ टैगोर के निबंध। ध्यान रखना ये इंपॉर्टेंट है आपका, रविंद्रनाथ टैगोर के निबंध, कौन सा निबंध था आपका, सभ्यता और प्रगति से हुआ है। ध्यान रखना कि जो इसका उद्धरण हुआ है किनके निबंध से हुआ है, तो ध्यान रखना रविंद्रनाथ टैगोर के निबंध से, नाम क्या था आपका, सभ्यता और प्रगति से हुआ है। ध्यान रखना, ठीक है, ये पॉइंट आप याद रखना, रविंद्रनाथ टैगोर के निबंध सभ्यता और प्रगति से हुआ है। ध्यान रखना। नेक्स्ट पॉइंट देखो आपका कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 का अनुवाद संविधान की 8वीं अनुसूची में दी गई सभी भाषाओं में किया गया। ध्यान रखना, तो इसमें ये चीज पॉइंट याद रखना कि 8वीं अनुसूची में दी गई। ध्यान रखना, ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिगार्डिंग द NCF 2005। अब हम बात कर लेते हैं कि NCF का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, उद्देश्य क्या था, कि लर्निंग विदाउट बर्डन, मीन्स क्या होना चाहिए, लर्निंग विदाउट बर्डन। ध्यान रखना, विदाउट बर्डन मीन्स जो आपकी शिक्षा होनी चाहिए विदाउट बर्डन होनी चाहिए। ऐसा नहीं बच्चा बोझ के साथ पढ़ रहा है चीज़ें, मीन्स जो बच्चों को शिक्षा देनी है विदाउट बर्डन देनी है। ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि बच्चों को खूब हैवी सा बैग दे दिया जहाँ पे 2 बुक की जगह आपने 10 बुक दे दिया आपने। तो जो बच्चों की शिक्षा होनी चाहिए, बच्चों की जो शिक्षा होनी चाहिए, एजुकेशन होना चाहिए, कैसा होना चाहिए आपका, विदाउट बर्डन होना चाहिए। बच्चा बोझ के साथ ना पढ़े, मीन्स बच्चा अगर स्कूल जा रहा है तो उसका जो करिकुलम होना चाहिए क्या होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, ठीक है। उनकी क्लास की जो चीज़ें होती है, जो क्लास में बच्चों को जो टीचर पढ़ाते हैं उसको किससे कनेक्ट करना, आपको आउटसाइड द वर्ल्ड, मीन्स बाहर की चीज़ों से कोरिलेट करके बच्चों को पढ़ाना है। यही आपका NCF का मेन उद्देश्य था कि बच्चों की जो क्लास की चीज़ें हैं उसको किससे कनेक्ट करना है, आउटसाइड द वर्ल्ड, मीन्स बाहर की चीज़ों से कनेक्ट करके बच्चों को पढ़ाना है, ठीक है। और जो उनकी शिक्षा होनी चाहिए क्या होनी चाहिए, चाइल्ड सेंटर होनी चाहिए। बच्चों को ध्यान में रखते हुए टीचर को पढ़ाना चाहिए। बाल केंद्रित शिक्षा होनी चाहिए कि बालक के अकॉर्डिंग ही आपको चलना है, ठीक है। ऐसा नहीं टीचर सेंटर होना चाहिए आपका, जो एजुकेशन होना चाहिए कैसा होना चाहिए आपका, चाइल्ड सेंटर एजुकेशन होना चाहिए, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन होना चाहिए। ध्यान रखना, सेंटर्ड एजुकेशन होना चाहिए कि बच्चे को सेंटर पे रख के पढ़ाना। ध्यान रखना, मीन्स बच्चे के अकॉर्डिंग हमें चलना है, ये चीज़ ध्यान रखना कि बच्चे के साथ साथ क्या होना चाहिए, इसमें बच्चा क्या होना चाहिए, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में बच्चा भी एक्टिव होगा और टीचर भी एक्टिव होगा। ध्यान रखना, ठीक है। तो बच्चों को जो एजुकेशन देनी है उसको क्या करना है, बाहरी जीवन से कनेक्ट करके बच्चों को पढ़ाना। जैसे मान लो बच्चों को आप ट्रायंगल पढ़ा रहे हो, छोटे बच्चे को, ठीक है, आयत के बारे में बताया आपने, स्क्वायर के बारे में बनाया, तो बच्चों को चीज़ों को दिखा के पढ़ाओ, ठीक है, कि आपका जो डोर है वो डोर कैसा, आपका दरवाज़ा कैसा, आपका कैसा दिखता है, आपका आयत की तरह दिखता है, रेक्टेंगल दिखता है, ठीक है। तो चीज़ें कनेक्ट करके पढ़ाओगे तो बच्चे अच्छे से समझेंगे, ठीक है, एजुकेशन को बोझ नहीं समझेंगे। और बच्चों को एक चीज़ और फोकस कराना है कि बच्चों को रटाना नहीं है। जो रोट लर्निंग होती है, रटंत विद्या, ये इसको क्या करना है, इसको डिस्कार्ड करना है, इसको हटाना है। मीन्स बच्चों को रटना नहीं है, बच्चों को रटाना नहीं है, बच्चों को समझाना है, ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट थे रिगार्डिंग द NCF 2005, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपके हमेशा एग्जाम में आता है कि आपका जो NCF है उसका तो पहले भी बताया मैंने, इसका फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, ठीक है।
एनसीएफ का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए कि एनसीएफ क्या है, उसका फुल फॉर्म क्या होता है आपका। एनसीएफ मीन्स नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, ध्यान रखना। हिंदी में बात करें तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा, ठीक है। एनसीएफ 2005 के जो अध्यक्ष थे उनका नाम क्या था, ये भी पूछ लेता है आपका। एनसीएफ 2005 के जो अध्यक्ष थे उनका नाम क्या था, तो प्रोफेसर यशपाल। ये भी कई बार आपके एग्जाम में आया है, आपके सीटेट एग्जाम में भी आया कई बार, और यूपी टेट एग्जाम में भी कई बार आया आपका, प्लस अदर स्टेट के एग्जाम में भी कई बार आया, ध्यान रखना, ठीक है। कि जो इसके अध्यक्ष थे एनसीएफ 2005 के, वो कौन थे, प्रोफेसर यशपाल थे। और एक चीज़ और ध्यान रखना, एनसीएफ को पब्लिश किसने किया था, तो एनसीईआरटी ने किया था, ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो एनसीएफ क्या है आपका, ध्यान रखना, कभी कभी पूछ लेता है एनसीएफ क्या है आपका, उसमें ऑप्शन दिखेगा शिक्षा के क्षेत्र में एक प्रमुख क्या आपका दस्तावेज है, ध्यान रखना, ठीक। शिक्षा के क्षेत्र में एक क्या आपका प्रमुख दस्तावेज है, ध्यान रखना। अब देखो यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कर रहा है कि भारत में अब तक 3 राष्ट्रीय पाठ्यचर्या दस्तावेज बन चुके हैं जो इस प्रकार है। मीन्स जो आपका एनसीएफ 2005 है, कौन सा दस्तावेज आपका, 4th करिकुलम में, ध्यान रखना, 4th दस्तावेज है। इससे पहले कौन से थे आपके 3, कौन कौन था आपका, एनसीएफ 1975, ठीक है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 1986, और कौन है आपका राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2000। मीन्स आपके कितने, आपके 3 और एक 2005 का था, चौथा है आपका। तो एनसीएफ क्या आपका 1975, ये फर्स्ट आपका दस्तावेज था एनसीएफ। उसके बाद क्या आपका एनसीएफ 1986, नेक्स्ट क्या आपका एनसीएफ 2000, ये ध्यान रखना, ये आपके 3 दस्तावेज। चौथा कौन सा आपका एनसीएफ 2005, ये ध्यान रखना, ये आप याद रखना। फर्स्ट क्या था आपका, कब पब्लिश हुआ था आपका 1975 में हुआ था आपका, ठीक है। सेकेंड कब हुआ था आपका 1986 में हुआ था। थर्ड कब हुआ था आपका एनसीएफ 2000 में हुआ था, ध्यान रखना। एनसीएफ 2005 में, ध्यान रखना। तो चारों का ईयर याद रखना आप, ठीक है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी तक कितने आपके एनसीएफ आ चुके हैं, तो 4 हैं, और चौथा कौन सा आपका एनसीएफ 2005 है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट आपके इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये स्लाइड आपको ध्यान रखना, ठीक है। कि एनसीएफ के अध्यक्ष कौन है आपका, तो प्रोफेसर यशपाल है, ध्यान रखना, ठीक है। और इसका फुल फॉर्म क्या था आपका, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। अगर हिंदी में की बात करें तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा, ध्यान रखना। और अभी तक कितने आपके एनसीएफ बन चुके हैं, तो कितने आपके 3, और चौथा कौन सा आपका एनसीएफ 2005। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था कि लर्निंग विदाउट बर्डन। मेन ऑब्जेक्टिव क्या था इसका, लर्निंग विदाउट बर्डन, ध्यान रखना, बिना बोझ की शिक्षा, लर्निंग विदाउट बर्डन। मीन्स बच्चों को बोझ के साथ नहीं पढ़ाना है, बच्चों को एंजॉय के साथ पढ़ाना, उनकी चीज़ें जो क्लास की चीज़ें हैं उसको कोरिलेट करके पढ़ाना है, ठीक है। बच्चे को जो क्लास में कोई चीज़ पढ़ा रहे हो तो उसको कोरिलेट करो आप, कि बाहर की चीज़ों से कोरिलेट करो, बच्चे को दिखाओ, बच्चे को ज़्यादा समझ में आएगा। ऐसा नहीं बच्चा क्लास में रट रहा है, रटने पे फोकस नहीं करना है, ठीक है। रटन विद्या पे फोकस नहीं करना है, बच्चों को रटाना नहीं, बच्चों को क्या करना है, समझाना है, ये चीज़ ध्यान रखना। नेक्स्ट चलते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है आपके गाइडिंग प्रिंसिपल। अगर एनसीएफ 2005 की बात करें हम, ठीक है, एनसीएफ 2005 की बात करें हम, तो क्या आपका एनसीएफ 2005 के 5 मार्गदर्शक सिद्धांत क्या है, दैट मीन्स 5 गाइडिंग प्रिंसिपल क्या आपके, 5 गाइडिंग प्रिंसिपल क्या आपके, ठीक है, प्रिंसिपल्स क्या आपके, ठीक। कौन कौन से, फर्स्ट देखो क्या आपका ज्ञान को स्कूल के बाहर जीवन से जोड़ना। मीन्स जो भी बच्चे का स्कूल में क्लास में करिकुलम चल रहा है, मीन्स क्लास में जो चीज़ें पढ़ा रही है उसको बाहर के जीवन के साथ जोड़ा जाए। मीन्स ज्ञान को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ना, ठीक है। जो भी क्लास में चीज़ें चल रही हैं उसको आउटसाइड द वर्ल्ड आपको क्या करनी पड़ेगी, कनेक्ट करके बच्चों को पढ़ाना है, ध्यान रखना। मीन्स कनेक्टिंग द नॉलेज टू लाइफ आउटसाइड द स्कूल, ध्यान रखना।
कनेक्टिंग द नॉलेज टू लाइफ आउटसाइड द स्कूल मीन्स ज्ञान को स्कूल के बाहर के जीवन से क्या करना है आपको जोड़ना है, ध्यान रखना। देख सकते हैं यहाँ डायग्राम में भी NCF 2005 के गाइडिंग प्रिंसिपल 5 है आपके, तो ये चीज़ याद रखना। ठीक है, अभी इसका शॉर्टकट भी बताऊंगा मैं कैसे आप याद रखोगे। उसके बाद क्या करना आपको, नेक्स्ट क्या आपका पढ़ाई को रटंत प्रणाली से मुक्त कराना, कि बच्चों पर फोकस नहीं करना है। रोट लर्निंग होती है, रटंत विद्या, इस पर फोकस नहीं करना है। मीन्स कोई भी बच्चा है जिसको रटाना नहीं है, इसको क्या करना है, समझाना है। मीन्स रटंत विद्या को फोकस नहीं करना है, इस प्रणाली से इसको मुक्त कराना है, कि पढ़ाई को रटंत प्रणाली से मुक्त कराना है। ये इसका गाइडिंग प्रिंसिपल है, ध्यान रखना। नेक्स्ट देखो आपका थर्ड क्या है, पाठ्यचर्या पाठ्य पुस्तक केंद्रित न रह जाए। ठीक है, मीन्स जो आपकी पाठ्यचर्या है कि पाठ्य पुस्तक केंद्रित न जाए, मीन्स चीज़ों को क्या करना आपको, केवल बच्चों को पढ़ाना नहीं, बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ क्या करना, एक्स्ट्रा एक्टिविटी भी करानी है बच्चों को। बच्चा हर एक एंगल से बच्चे का सर्वांगीण विकास हो। ठीक है, बच्चे का क्या होना चाहिए, आपका सर्वांगीण विकास होना चाहिए, बच्चे का ऑलराउंड डेवलपमेंट होना चाहिए। बच्चा हर एक एंगल से डेवलप होना चाहिए आपका। ठीक है, कि ऐसा नहीं केवल बच्चा केवल एक फील्ड में एक्टिव है, बच्चे को क्या करना है, हर एक फील्ड में एक्टिव कराना है। ठीक है, या तो आपका एजुकेशन की बात करें, ठीक है, क्लास की बात करें, क्लास के साथ साथ क्या करनी है आपको, स्पोर्ट एक्टिविटी होती है, जितनी भी आपके इवेंट होते हैं, हर एक चीज़ में बच्चे को क्या करना है, पार्टिसिपेट दिलाना है, पार्टिसिपेट करना है। ठीक है, मीन्स मान लो यहाँ पे आपका एजुकेशन सिस्टम हो गया, ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया आपका स्पोर्ट हो गया। ठीक है, हर एक फील्ड में क्या करना है, बच्चे को एक्टिव बनाना है, बच्चे का ऑलराउंड डेवलपमेंट करना है, बच्चे का सर्वांगीण विकास करना है। ठीक है, इस लाइन का सिंपल सा यही मतलब है कि पाठ्यचर्या पाठ्य पुस्तक केंद्रित न रह जाए। ठीक है, केवल बच्चा केवल पुस्तक पे ही फोकस, मतलब पुस्तक पे ही केवल आपका फोकस ना करे, मीन्स हर एक फील्ड में फोकस करे आपका बच्चा, कि बच्चे का क्या होना चाहिए, सर्वांगीण विकास होना चाहिए, हर एक एंगल से बच्चे का विकास होना चाहिए, ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या आपका, कक्षा कक्ष को गतिविधियों से जोड़ा जाए एवं इसे लचीला बना जाए। मीन्स जो कक्षा कक्ष को गतिविधियां से जोड़ा जाए और इससे लचीला बनाया जाए। लचीला मीन्स जो भी कैरिकुलम है वो क्या होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, ऐसा नहीं बहुत रिजिड होना चाहिए कैरिकुलम। कैरिकुलम को क्या करना है, आपको फ्लेक्सिबल बनाना है, लचीला बनाना है। ठीक है, यहाँ पे लिख रखा है यहाँ पे कि मेकिंग एग्जामिनेशन इज मोर फ्लेक्सिबल, राइट, एंड इंटीग्रेटिंग देम विद द क्लासरूम लाइफ, राइट, ध्यान रखना, क्लासरूम लाइफ के साथ उसको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है आपको। तो दैट मीन्स इसका सिंपल सा कहने का मतलब है जो भी करिकुलम है उसको फ्लेक्सिबल बनाना है, ध्यान रखना। ठीक, नेक्स्ट देखो क्या आपका, कि राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति आस्थावान विद्यार्थी तैयार हो, ध्यान रखना, आस्थावान विद्यार्थी तैयार हो या राष्ट्रीय महत्व के बिंदुओं को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए। ध्यान रखना, यहाँ पे राष्ट्रीय महत्व के बिंदुओं को मेन पॉइंट को क्या करना चाहिए, पाठ्यक्रम में शामिल करना चाहिए, इंक्लूड करना चाहिए। जो भी आपका कैरिकुलम है उसमें जो राष्ट्रीय महत्व के बिंदुओं को कैरिकुलम में क्या करना है, आपको शामिल किया जाना चाहिए, ध्यान रखना। तो ये आपके 5 गाइडिंग प्रिंसिपल है, किसके, NCF के, ध्यान रखना। ये NCF के 5 गाइडिंग प्रिंसिपल है, ये चीज़ ध्यान रखना। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपके जो 5 गाइडिंग प्रिंसिपल है। ठीक है, तो डायरेक्ट आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ जाता है आपका कि आपके 5 गाइडिंग प्रिंसिपल कौन कौन से, उस पर कभी कभी क्वेश्चन आपका आ जाता है। ठीक है, आई थिंक इतना समझ में आ गया होगा इसका मेन गाइडिंग प्रिंसिपल क्या क्या है आपके NCF 2005 के। अगर मैं इसकी ट्रिक की बात करूँ तो आप इसको याद कैसे करोगे। ठीक है, अगर मैं इसके ट्रिक की बात करूँ कि इसको आप याद कैसे करोगे, तो देखो आपके कितने गाइडिंग प्रिंसिपल है, 5। तो 5 के नाम से आप याद रखना कि 5 जो आपके गाइडिंग प्रिंसिपल है, तो एक वर्ड याद रखना आपका फीयर्ड, ध्यान रखना, FEARD, इस वर्ड को याद रखना। ठीक है, फीयर्ड। ठीक है, अब देखो फीयर्ड मीन्स क्या होगा, आपका जो आपके 5 गाइडिंग प्रिंसिपल है इसी पे बेस है, तो ये फीयर्ड आप याद रखना। फीयर्ड मीन्स क्या होगा, F मीन्स क्या होना चाहिए आपका, F मीन्स क्या, आपका जो कैरिकुलम होना चाहिए कैसा होना चाहिए, आपका फ्लेक्सिबल होना चाहिए, ध्यान रखना, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। एक मिनट,
तो फीयर्ड से याद रखना, दोबारा लिख दे रहा हूँ, फीयर्ड राइट। तो जो आपका कैरिकुलम होना चाहिए कैसा होना चाहिए आपका, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, ध्यान रखना। तो ऐप से क्या हो जाएगा आपका फ्लेक्सिबल, ध्यान रखना। ऐप से क्या हो जाएगा आपका फ्लेक्सिबल होना चाहिए, जो करिकुलम होना चाहिए आपका लचीला होना चाहिए, ध्यान रखना। जो करिकुलम आप डिजाइन कर रहे हो बच्चों के लिए क्या होना चाहिए आपका लचीला होना चाहिए, रिजिड नहीं होना चाहिए आपका, रिजिड नहीं होना चाहिए, फिक्स नहीं होना चाहिए आपका। ई मीन्स क्या होता है आपका, FEARD आता है। ई मीन्स क्या होना चाहिए आपका, ए मीन्स क्या होना चाहिए आपका, आर मीन्स क्या होना चाहिए आपका, एंड डी मीन्स क्या होना चाहिए। तो ई मीन्स क्या होगा आपका एक्सटर्नल वर्ड, एक्सटर्नल वर्ड या इन्वायरमेंट लिख लो आप, ठीक है। अभी बताता हूँ क्या है आपका। ए मीन्स क्या होगा आपका, बच्चे का क्या होना चाहिए आपका ऑल राउंड डेवलपमेंट होना चाहिए, ऑल राउंड डेवलपमेंट होना चाहिए आपका। आर मीन्स क्या होना चाहिए आपका रोट लर्निंग, रोट लर्निंग, ठीक है। डी मीन्स क्या होना चाहिए आपका डेमोक्रेटिक वैल्यू, डेमोक्रेटिक वैल्यू। ये 5 आप याद रखना। फीयर्ड याद रखना, फीयर्ड से आपको याद रहेगा हमेशा, भूलेगा नहीं आपको। फीयर्ड मीन्स देखो, फीयर्ड मीन्स एफ मीन्स क्या होगा आपका फ्लेक्सिबल, मीन्स जो आपका कैरिकुलम होना चाहिए कैसा होना चाहिए फ्लेक्सिबल होना चाहिए। ये चीज ध्यान रखना कि जो भी आपका कैरिकुलम है वो कैसा होना चाहिए आपका फ्लेक्सिबल होना चाहिए, रिजिड नहीं होना चाहिए आपका, ठीक है। कि मीन्स जो कक्षा कक्ष की गतिविधियों को क्या होना चाहिए जोड़ा जाए एवं इसे लचीला बना जाए, मीन्स क्या होना चाहिए आपका फ्लेक्सिबल होना चाहिए कैरिकुलम, ध्यान रखना। ई मीन्स क्या होना चाहिए आपका एक्सटर्नल वर्ड। इसका क्या मतलब है कि जो आपका स्कूल का ज्ञान है, स्कूल के ज्ञान को क्या करना है आपको बाहरी ज्ञान से क्या करना, बाहरी जीवन से क्या करना पड़ेगा आपको जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। एक्सटर्नल वर्ड से क्या करना पड़ेगा आपको कनेक्ट करना पड़ेगा कि ज्ञान को स्कूल के बाहर से क्या करोगे आप जोड़ के बताओगे बच्चों को कि जो भी क्लास का टॉपिक चल रहा है उसको क्या करना आपको कोरिलेट करके बच्चों को पढ़ाना है। आउटसाइड द वर्ड उस चीज़ों को क्या करोगे आप कोरिलेट करोगे तो बच्चा अच्छे से समझेगा, ध्यान रखना। बच्चा कैसे समझेगा, अच्छे से समझेगा, ये चीज़ ध्यान रखना। तो फर्स्ट का था आपका फ्लेक्सिबल होना चाहिए, सेकेंड क्या आपका एक्सटर्नल वर्ड, मीन्स जो भी चीज़ें पढ़ाओ उसको कोरिलेट करके पढ़ाओ, ठीक है। कि ज्ञान को स्कूल के बाहर के जीवन से क्या करना है जोड़ा जाए। नेक्स्ट का ए मीन्स क्या होगा आपका ऑल राउंड डेवलपमेंट, कि बच्चे का क्या होना चाहिए आपका ऑल राउंड डेवलपमेंट होना चाहिए, बच्चे का सर्वांगीण विकास होना चाहिए, ध्यान रखना, ठीक है। बच्चे का क्या होना चाहिए आपका सर्वांगीण विकास होना चाहिए, कि मीन्स बच्चा केवल एक ही फील्ड में एक्टिव ना हो, बच्चा हर एक फील्ड में एक्टिव होना चाहिए, कि पाठ्यचर्या पाठ्यपुस्तक केंद्रित न रह जाए। इसका सिंपल से कहने का मतलब है कि बच्चे का क्या होना चाहिए ऑल राउंड डेवलपमेंट होना चाहिए, ध्यान रखना, ठीक है। आई थिंक डाउट नहीं होना चाहिए आपको। नेक्स्ट देखो क्या आपका आर, क्या आपका आर मीन्स रोट लर्निंग, मीन्स आपका रोट लर्निंग नहीं होना है, बच्चों को रटाना नहीं है, बच्चों को रटन विद्या नहीं देनी है, बच्चे को समझाना है, ध्यान रखना। बच्चों को क्या करना है समझाना है, मीन्स बच्चों को रोट लर्निंग से मुक्त कराना है। कि बच्चे क्या होते हैं छोटे छोटे बच्चे क्या होते हैं जो कोई चीज़ समझ नहीं आती तो बच्चे क्या करते हैं रट लेते हैं, बट ये ऐसा हमें नहीं करना है, उनको क्या करना है समझाना है जब तक वो समझ ना जाए। नहीं समझ रहे हैं तो बाहर की चीज़ों को जोड़ के बच्चों को बताइए आप, ठीक, बच्चे समझ जाएंगे अपने आप ही। कि बच्चे जब चीज़ें देख के पढ़ेंगे तो क्या होगा उनका कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा, चीज़ें रटेंगे नहीं। तो रोट लर्निंग पे फोकस नहीं करना है, ध्यान रखना। रोट लर्निंग पे फोकस नहीं करता आपका कौन NCF 2005, ध्यान रखना। बच्चे को रटन विद्या नहीं देनी है, रटन विद्या से मुक्त कराना है। कोई भी बच्चा होगा XYZ उसको क्या करना है बच्चे को रटाना नहीं है, ध्यान रखना। बच्चे को रटाना नहीं है, बच्चे का क्या करना है सर्वांगीण विकास करना है, ध्यान रखना, ठीक है। और डी मीन्स क्या होना चाहिए डेमोक्रेटिक वैल्यू को पहचाने, ठीक है। दैट मीन्स जो राष्ट्रीय महत्व के बिंदुओं को क्या करना है पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए, ध्यान रखना। तो ये 5 आपके गाइडिंग प्रिंसिपल है, आपको ये पता होना चाहिए। आप रट के मत जाओ, बस ये ध्यान रखो, आप फीयर्ड माइंड में रखो। फीयर्ड मीन्स एफ मीन्स फ्लेक्सिबल, ई मीन्स एक्सटर्नल वर्ड, या ए मीन्स क्या होगा आपका ऑलराउंड डेवलपमेंट, बच्चे का सर्वांगीण विकास होना चाहिए। आर मीन्स क्या आपका रोट लर्निंग, रटंत मीन्स रोट मीन्स रटना, ठीक है, रोट लर्निंग नहीं होनी चाहिए। डी मीन्स क्या होना चाहिए आपका डेमोक्रेटिक वैल्यू,
तो ये याद रखना, इस चीज़ को आप माइंड में फिटअप कर लो, ठीक है, कभी भूलेगा नहीं, आपका ध्यान रखना, ये चीज़ आप याद रखना, कभी आपका भूलेगा नहीं, बस माइंड में फिटअप कर लो आप, ठीक है। तो ये क्या था आपका, ये 5 आपका क्या है, गाइडिंग प्रिंसिपल है, ध्यान रखना, ये 5 यहाँ पे भी मेंशन है, 1 2 3 4 5, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये थे आपके 5 मार्गदर्शक सिद्धांत किसके, एनसीएफ 2005 के। आई थिंक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा आपका यहाँ तक। कुछ और भी पॉइंट हैं, इनको देख लेते हैं, क्या क्या पॉइंट है। अभी मैंने जो बताया वही सारे सेम पॉइंट है, थोड़ा मोड़ा डिफरेंट होगा, देख लेते हैं क्या क्या पॉइंट है। देखो फर्स्ट पॉइंट क्या आपका, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या क्या आपके, जो आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट है देख लेते हैं। एनसीएफ 2005 से रिलेटेड क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये देख लेते हैं। एनसीएफ 2005 का मुख्य उद्देश्य भी बताया मैंने, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, मुख्य उद्देश्य क्या आपका, जीवन और ज्ञान के मध्य की दूरी को क्या करना है, कम करना। ठीक है, तो क्या करना है कि मध्य की दूरी को क्या करना है, आपको कम करना था। इस प्रक्रिया में बच्चे के विद्यालय जीवन को बाहरी जीवन से क्या करना, आपको जोड़ना चाहिए। मीन्स जो भी बच्चे का विद्यालय जीवन को क्या करना, आपको आउटसाइड द वर्ल्ड आपको क्या करना, कनेक्ट करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं आपका कि एनसीएफ 2005 को प्राथमिक शिक्षा में लागू किया गया। ध्यान रखना, ये कहाँ पे लागू किया गया था, आपका प्राइमरी एजुकेशन में। इस अधिनियम प्रक्रिया के माध्यम से विद्यार्थियों को रटने की प्रणाली से मुक्त कराना था। मीन्स रोट लर्निंग से बच्चों को क्या करना है, मुक्त करना था, कि रटन विद्या को क्या करना है, इग्नोर, रटन विद्या को क्या करना है, इसको मुक्त करना है, ध्यान रखना। मीन्स रोट लर्निंग को बढ़ावा नहीं देना, रोट लर्निंग खत्म करनी है, ताकि विद्यार्थी का चहुमुखी विकास हो। मीन्स ऑलराउंड डेवलपमेंट, यहाँ चहुमुखी मतलब ऑलराउंड डेवलपमेंट बच्चे का होना चाहिए, ध्यान रखना। सिंपल से इसका मतलब है, चौमुखी मतलब बच्चे का क्या होना चाहिए, ऑलराउंड डेवलपमेंट होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा शिक्षण अधिनियम प्रक्रिया बाल केंद्रित हो, ठीक है, ध्यान रखना। इसका सिंपल से कहने का मतलब है, जो एजुकेशन देना है बच्चों को, चाइल्ड सेंटर एजुकेशन होना चाहिए। कैसा होना चाहिए आपका, चाइल्ड सेंटर एजुकेशन, ध्यान रखना। एजुकेशन कैसा होना चाहिए आपका, चाइल्ड सेंटर होना चाहिए, बाल केंद्रित होना चाहिए, या लर्नर सेंटर एजुकेशन होना चाहिए, बाल केंद्रित शिक्षा होना चाहिए। मीन्स बच्चे को सेंटर पे रख के बच्चों को हमें पढ़ाना है, मीन्स बच्चे के अकॉर्डिंग चलना है हमें। ऐसा नहीं टीचर सेंटर की, टीचर सेंटर में क्या होता है, टीचर अपने अकॉर्डिंग बच्चे को बता के चला जाता है, डिपेंड नहीं करता है कि आपका कि बच्चे को समझ में आ रही चीज़ें कि नहीं, उसको बोलते हैं टीचर सेंटर। मीन्स टीचर अपने अकॉर्डिंग चलेगा। बट अगर हम चाइल्ड सेंटर की बात करें तो चाइल्ड को देखते हुए हमें अपने अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग हमें चलना पड़ेगा, कि चाइल्ड भी क्या होगा आपका, एक्टिव होगा, और टीचर भी क्या होगा आपका, एक्टिव होगा, ध्यान रखना, ठीक है, ध्यान रखना। तो हमारा एजुकेशन सिस्टम कैसा होना चाहिए, चाइल्ड सेंटर होना चाहिए। बच्चे को फोकस करके हमें पढ़ाना है, कि बच्चे को समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, उसको अकॉर्डिंग हमें चलना है, ठीक है। बच्चा वीक है तो बच्चे को वीक के अकॉर्डिंग, बच्चा बहुत कमज़ोर है तो कमज़ोर के अकॉर्डिंग हमें चलना है, कि बच्चा क्लास में कैसा है, बहुत तेज़ है तो तेज़ है, हमें सभी बच्चों को एक साथ लेके चलना है। तो हमेशा जो आपका एजुकेशन होना चाहिए, कैसा होना चाहिए आपका, बाल केंद्रित शिक्षा होनी चाहिए, ध्यान रखना। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 का निर्माण एनसीईआरटी द्वारा किया गया था, ध्यान रखना। किसने किया था, पब्लिश किसने किया था, एनसीईआरटी ने, ध्यान रखना। और इसको पूर्ण करने का कार्य निदेशक प्रोफेसर कृष्ण कुमार के नेतृत्व में किया गया था, ध्यान रखना। ये चीज़ आप याद रखना। तो ये सारे पॉइंट थे रिगार्डिंग द एनसीएफ, ठीक है। अब देखो एक चीज़ देख लेते हैं कि जो आपका वन अधिकार अधिनियम 2007 के बारे में देखते हैं, कि जो आपका वन अधिकार अधिनियम 2007 की बात करें हम, इसमें क्या कहा गया आपका, कि जो आपका वन अधिकार अधिनियम 2006 पारित किया गया, जो दिनांक 31 दिसंबर 2006 से लागू हुआ। मीन्स वन अधिकार 2006 पारित किया गया, जो दिनांक 31 दिसंबर 2007 से क्या किया गया आपका, लागू किया गया, ध्यान रखना, वन अधिकार अधिनियम,
ठीक है, 2006 में क्या किया गया था, पारित किया गया था, बट 31 दिसंबर 2007 से क्या हुआ आपका, लागू हुआ। इस वजह से बोलते हो आप वन का अधिकार अधिनियम 2007 में बनाया गया था। ध्यान रखना कब बनाया गया था आपका, 2007 में। ध्यान रखना इससे भी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कभी कभी। ठीक है, अब कभी कभी पूछता है एग्जाम में एक टिन भूमि से क्या रिलेटेड है। तो देखो, जिस भूमि पर हम एक टिन बीज उगाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, एक टिन भूमि कहते हैं। ध्यान रखना कभी कभी आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि एक टिन भूमि क्या है आपका। तो जिस भूमि पर हम एक टिन बीज उगाते हैं उसका नाम क्या होता है आपका, एक टिन भूमि कहते हैं। ध्यान रखना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट क्वेश्चन कई बार आया आपका ये पॉइंट। ठीक है, कि एक टिन भूमि क्या होती है, तो जिस भूमि पर हम एक टिन बीज उगाते हैं उसका नाम क्या होता है आपका, एक टिन भूमि। ध्यान रखना। अब देखो, जंगल अधिकार कानून 2007 क्या कहता है आपका, ठीक, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपका। तो जंगल अधिकार कानून 2007 क्या कहता है, यह कानून आदिवासियों को जंगल पर उनका हक दिलाता है। ध्यान रखना, हक दिलाता है। जो लोग कम से कम, ये याद रखना, 25 साल से जंगल में रह रहे हैं, उनका वहाँ की जंगल और वहाँ पैदा होने वाली चीज़ों पर उनका क्या है, राइट्स है, हक है। उन्हें जंगल से हटाया ना जाए और जंगल बचाने का काम भी उनकी ग्राम सभा करे। ध्यान रखना, जो भी कम से कम 25 साल से उस जंगल में रह रहे हैं तो उनकी राइट्स हैं कि वहाँ की चीज़ें वो यूज कर सकते हैं। ठीक है, उनका वह राइट है कि जंगल में जो भी फल पौधे उग रहे हैं उनसे जो भी उनको चीज़ें मिल रही हैं उनका वो राइट्स है कि वो उसको यूज करें। तो ध्यान रखना, उसमें मिनिमम क्राइटेरिया क्या है, 25 साल। ठीक है, तो जंगल अधिकार कानून 2007 या कानून आदिवासियों को जंगल पर उनका हक दिलाता है। मीन्स जंगल अधिकार कानून क्यों बनाया था, ये आदिवासियों के लिए था। ध्यान रखना, या इम्पॉर्टेंट पॉइंट के बारे में डिस्कशन करेंगे, जैसे आपका स्नैक हो गया। ठीक है, इसमें कितने टाइप के आपके पॉइजनस स्नैक होते हैं उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे जो आपके सीटेट एग्जाम में बार बार क्वेश्चन आते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम फर्स्ट टॉपिक की बात करें इस लेक्चर में, जो आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, स्नैक के बारे में ध्यान रखना। स्नैक के बारे में देखते हैं कि सांप के बारे में, कि आपके कितने टाइप के सांप हैं जो जहरीले सांप होते हैं, तो उनकी क्या क्या नेम है। ठीक है, जो इंडिया में पाए जाते हैं, पॉइजनस स्नैक हैं जो इंडिया में पाए जाते हैं, तो उसके बारे में देखते हैं। तो अगर हम फर्स्ट पॉइंट की बात करें स्नैक की, तो फर्स्ट क्या आपका, ओनली 4 टाइप ऑफ स्नैक आर पॉइजनस इन इंडिया। मीन्स 4 तरह के ऐसे सांप हैं जो जहरीले हैं और इंडिया में पाए जाते हैं, उनके नाम क्या क्या हैं। तो ये आपको नाम पता होना चाहिए, सीटेट में डायरेक्ट पूछ लेता है कि 4 टाइप के स्नैक उनके नाम क्या होते हैं, उसमें से एक कोई दे देगा, उसके बारे में पूछ लेगा। तो देखो, फर्स्ट जो आपका जहरीला जो सांप है उसका नाम क्या है, कोबरा। ध्यान रखना, कोबरा से याद रखना, सुना होगा आपने नाम। तो फर्स्ट जो नाग है आपका कौन सा, आपका कोबरा है। ध्यान रखना, नाग बोलते हो जिसको आप। ठीक है, सेकेंड क्या आपका कॉमन करैत। करैत सुना होगा आपने कि अरे करैत है, बहुत जहरीला सांप होता है। कोबरा हो गया, नाग हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या होगा का दुबोइया हो गया, उसको बोलते हो रसल वाइपर बोलते हो। ठीक है, ध्यान रखना है। ठीक है, दुबोइया हिंदी में बोलते हो, रसल वाइपर। ठीक है, थर्ड क्या है आपका 100 स्केल वाइपर, दैट इज द अफाई बोलते हो आप। ठीक है, तो ये 4 टाइप के क्या, 4 टाइप के आपके जो स्नैक है, सांप हैं जो जहरीले हैं और इंडिया में पाए जाते हैं। तो फर्स्ट क्या हो गया आपका कोबरा। ठीक है, कॉमन करैत, रसल वाइपर उसको बोलते हो दुबोइया, और 100 स्केल वाइपर उसको बोलते हो अफाई हिंदी में बात करें। ठीक है, तो कोबरा हो गया, करैत हो गया, दुबोइया हो गया और अफाई हो गया। देख सकते हैं यहाँ पे, अगर कोबरा की बात करें, नाग की बात करें, आपने देखा होगा सफ़ेद लेकर घूमते रहते हैं। ठीक है, ये नाग हो गया आपका। और आपका करैत की बात करें तो आपने देखा होगा करैत पे इस टाइप की धारियाँ टाइप की होती हैं उसके स्किन पे, देख सकते हो वाइट कलर की। तो क्या हो गया आपका करैत हो गया। ठीक है, ये आपका करैत सांप हो गया। और आपका नेक्स्ट क्या है दुबोइया। दुबोइया फर्स्ट पे क्या आपका नाग हो गया, सेकंड पे क्या आपका कॉमन करैत, थर्ड पे क्या हो गया आपका दुबोइया हो गया। ध्यान रखना, इस टाइप के रेड कलर का देख सकते हो स्पॉट है इसके स्किन पे, ये क्या हो गया आपका दुबोइया हो गया। ठीक है, और जो आपका फोर्थ है क्या आपका अफाई है, इसको क्या बोलते हो आप, अफाई बोलते हैं। 100 स्केल, ध्यान रखना 100 स्केल बोलते हो आप, 100 स्केल ध्यान रखना वाइपर। ठीक है, और जो आपका दुबैया होता है उसको क्या बोलते हो आप, रसेल वाइपर। ध्यान रखना रसेल वाइपर। तो ये 4 टाइप के आपके जो करैत, 4 टाइप के आपके पॉइजनस जहरीले सांप हैं जो इंडिया में पाए जाते हैं।
ठीक है, इसको याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर सीटेट एग्जामिनेशन। नेक्स्ट देखो, अगर पॉइंट की बात करें, सपेरे लोगों को क्या बोलते हो आप, कालबेलिया बोलते हो। ठीक है, एक चैप्टर भी है सीटेट में, जो आपका ईवीएस सेक्शन में एक चैप्टर भी है, उसमें इसके बारे में डिटेल में बताया गया, बट उसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैंने लिया है। तो सपेरे लोगों को क्या बोलते हो आप, कालबेलिया बोलते हो, कालबेलिया कहते हैं। ठीक है, अब देख लो क्या होता है, कालबेलिया नाच में भी सांप जैसी मुद्राएं होती, ध्यान रखना। कालबेलिया जो नाच में भी क्या होती है, सांप जैसी क्या होती है, वहाँ पे मुद्राएं होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, जो हमारे देश की बात करें, हमारे देश में पाए जाने वाले सांपों में केवल 4 तरह के क्या होते हैं आपके सांप जो होते हैं, जहरीले होते हैं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। केवल 4 टाइप के जो स्नैक होते हैं क्या होते हैं आपके, पॉइजनस होते हैं इन इंडिया। फर्स्ट क्या आपका नाग, सेकेंड क्या आपका करैत, थर्ड क्या दुबोइया और अफाइया। ठीक है, तो ऐसे याद कर सकते हो आप, नाक से याद करते हो कि नाग, क से करैत, नाक से याद कर सकते हो नाग करैत और दो ठीक है, नाग करैत, ना का दो, ऐसे करके याद कर सकते हो। ना से नाग हो जाएगा, क से करैत हो जाएगा, दो से दुबैया हो जाएगा और से क्या हो जाएगा आपका, अफाई हो जाएगा। तो नाक से याद रखना नाग और करैत, और दो से दुबैया हो जाएगा, से क्या हो जाएगा ये, से क्या हो जाएगा आपका, अफाई हो जाएगा। तो ये क्या आपके 4 टाइप के स्नैक है, देख लो आप, एक बार माइंड में फिटअप कर लो। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पे। अब देखो स्नैक की बात करें, ठीक है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्या आपका। अगर हम सांप की बात करें, सांप क्या होता है, जब भी किसी को बाइट करता है, स्नैक सांप जब भी किसी को काटता है तो क्या होता है आपके, तो उसके 2 खोखले जहर वाले दांतों से उस व्यक्ति में क्या होता है आपका, उस व्यक्ति के शरीर में जहर चला जाता है। जो आपके सांप होते हैं ना, इसके 2 आगे दांत होते हैं इस टाइप से। ठीक है, ये जो स्नैक होता है, तो यहाँ पे 2 तरह से ऐसे दांत होते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, इन दांतों से क्या करता है, जो इंसान होता है उसके शरीर में क्या होता है, पूरा जहर चला जाता है। तो उसके 2 खोखले जहर वाले दांतों से व्यक्ति के शरीर में जहर क्या होता है आपका, चला जाता है। अब जहर को ख़त्म करने के लिए, ठीक है, जहर के असर को ख़त्म करने के लिए जो दवाई होती है, दवाई सीरम, सांप के जहर से ही बनाया जाता है। मीन्स इसकी जो मेडिसिन है वो क्या करते हैं, हम किससे बनाते हैं, सांप के जहर से बनाते हैं। उसका नाम क्या है, सीरम, ध्यान रखना। तो जहर के असर को ख़त्म करने के वाली दवाई सीरम, दवाई का जो नाम होता है क्या होता है आपका, सीरम होता है। जो सांप के जो जहर होता है, जो सांप का पॉइजन, जो सांप से जहर निकलता है, उसी से क्या बनता है, हम उसकी दवाई बनाते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। और ये जो आपकी दवाई है सीरम, ठीक है, ये क्या होता है आपका, हर जगह अवेलेबल है, सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पे मिलता है, ध्यान रखना। सरकारी सभी स्वास्थ्य केंद्रों पे मिलता है, ध्यान रखना। तो आपके 4 टाइप की स्नैक थे, अफाई, नाग, करैत, दुबैया। तो चारों आप नाम याद रखना, अभी मैंने बताया आपको। ठीक है, तो था दिस इज और ऑल अबाउट द स्नैक। स्नैक के बारे में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे आपके एग्जाम में आए थे, और इसके बारे में मैंने अभी बताया था कि कुछ ऐसे पौधे हैं जो क्या करते हैं, कुछ कीट मकोड़े का क्या करते हैं, शिकार करते हैं। उसका नाम क्या था, निफेंथिस था। प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था आपको, थोड़ा सा एक बार दोबारा रिपीट कर दे रहा हूँ मैं, कि जो कुछ ऐसे पौधे थे जो क्या करते हैं, कीड़े मकोड़ों को क्या करते हैं, खा जाते हैं, उनका शिकार कर लेते हैं। ऐसे पौधों का नाम क्या है आपका, निफेंथिस नाम है, ध्यान रखना। तो कुछ ऐसे भी पौधे होते हैं जो क्या करते हैं, चूहे हो गए, मेढक हो गए, कीड़े हो गए, और जो मकोड़े होते हैं, छोटे जीव हो गए, का क्या करते हैं, शिकार करते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, और उसमें सबसे जो मशहूर कौन सा आपका, निफेंथिस से, ध्यान रखना। इससे बार बार क्वेश्चन आता है आपका। निफेंथिस एक ऐसा पौधा है जो क्या करता है, चूहे हो गए, मेढक हो गए, कीड़े मकोड़े हो गए, ठीक है, या छोटे जीव हो गए, उनका क्या करता है, शिकार करता है। उनको क्या करता है, फंसा लेता है, फंसा के क्या करता है, उनका शिकार करता है। तो देख सकते हो इमेज में, ये आपकी इमेज है, इस इमेज में देख सकते हो, यहाँ भी एक इमेज लगा रखी है। इनका जो शेप होता है कैसा होता है, घड़े टाइप का होता है। ऊपर क्या होता है, एक ढक्कन होता है। जब भी कोई कीड़ा मकोड़ा इसके अंदर आता है तो क्या करता है, ये ढक्कन ऊपर से बंद हो जाता है, और उसके अंदर क्या होता है आपका, जो कीड़े मकोड़े होते हैं दब के मर जाते हैं। जब वो बाहर नहीं निकल पाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है, 2-4 घंटे बाद ऑब्वियस सी बात मर जाते हैं उसी के अंदर। ठीक है, अब इसकी बात कर लेते हैं कहाँ पे पाया जाता है। तो ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, इंडोनेशिया में पाया जाता है, और भारत के किस राज्य में पाया जाता है, मेघालय में पाया जाता है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये पॉइंट, ये लाइन आपकी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना कि ये कहाँ पे पाया जाता है। तो निफेंथिस जो होता है आपका कहाँ पे पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, ध्यान रखना। ऑस्ट्रेलिया हो गया, सेकेंड क्या हो गया आपका, इंडोनेशिया हो गया आपका,
इंडोनेशिया हो गया आपका, और कौन हो गया आपका, और भारत के कहाँ पे पाया जाता है, जो आपका भारत देश है उसमें मेघालय राज्य में पाया जाता है, ध्यान रखना, मेघालय राज्य में पाया जाता है, मेघालय राज्य में पाया जाता है, ध्यान रखना। इसका आकार की बात करें, इसके साइज की बात करें, जो इसका साइज है, शेप है, कैसा है आपका, तो ये कैसा होता है आपका, इसका आकार लंबे घड़े जैसा होता है, ध्यान रखना, जिसके ऊपर क्या होती है आपकी पत्ती या ढक्कन लगा होता है। इसके ऊपर क्या होता है, पत्ती का एक ढक्कन होता है, ध्यान रखना। ये देख सकते हैं इमेज, उस पर ढक्कन क्या होती है, खुली होती है। जब भी कोई कीड़े मकोड़े इसके अंदर आते हैं तो क्या करता है, ढक्कन अपने आप बंद हो जाता है। अब देखो कीड़े मकोड़े इसके अंदर क्यों आते हैं, क्योंकि एक टाइप की स्मेल, अच्छी सी स्मेल क्या करता है, खुशबू निकालता है। ये पौधा क्या होता है, जो उसके अंदर से क्या होती है कि स्मेल आती है, तो उसको पौधे देख के क्या होते हैं, पौधे कर रहे हैं, कीड़े मकोड़े देख के उसको सूंघ के क्या करते हैं, अट्रैक्ट होते हैं कि यार उसके अंदर कुछ है क्या, इसी वजह से उसके अंदर चले जाते हैं और वो फंस जाते हैं। तो घड़े से क्या होती है, एक अच्छी सी क्या होती है, खुशबू निकलती है, जिसकी वजह से क्या होती है, कीड़े मकोड़े खींचे चले आते हैं और पौधे के ऊपर पहुँचते कीड़े अंदर फंस जाते हैं और बाहर नहीं निकल पाते। मीन्स वो क्या करता है, ट्रैप कर लेता है, फंसा लेता है। मीन्स अच्छी सी स्मेल निकाल के उसके अंदर कीड़े मकोड़े घुस जाते हैं, तो क्या करता है, ऊपर से ढक्कन क्या होता है आपका, जो पौधा है उसका ढक्कन बंद हो जाता है और वो खुलता नहीं है जब तक वो कीड़े मकोड़े मर ना जाए। ठीक है, तो ये आपका निफेंथिस प्लांट्स के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना। ठीक, अब कुछ जानवर की बात कर लेते हैं। ठीक है, कितने घंटे कौन सोता है। अगर मैं गाय की बात करूं तो गाय कितने घंटे सोती है, सांप की बात करूं सांप कितने घंटा सोता है, एलिफेंट की बात करें आपकी हाथी है कितने घंटे सोती है। तो इनके बारे में देख लेते हैं, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि अगर हाथी की बात करूँ तो कितने घंटे सोती है, कैट होगी, बिल्ली होगी तो कितने घंटे सोती है, पाइथन हो गया तो कितने घंटे सोता है। तो ये सारे पॉइंट्स आपके इंपॉर्टेंट है सीटेट एग्जाम के लिए, और डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि कितने घंटे कौन कितना सोता है। तो अबाउट द स्लीप एक चैप्टर नाम है आपका, उसमें पूरा डिटेल में गिवन है। तो देखो अगर हम किसी बात करें, लिजार्ड की बात करें, ठीक है, लिजार्ड गो इनटू ए लॉन्ग डीप स्लीप फॉर ऑलमोस्ट ए सीजन। ये पूरी सीजन के लिए क्या करती है, सोती है। तो उसका नाम क्या है, लिजार्ड आपकी छिपकली है, ध्यान रखना। ठीक, ऑलमोस्ट ए सीजन, पूरी सीजन ही क्या करती है, सीजन ही क्या करती है, सोती है, ध्यान रखना। अगर मैं काऊ की बात करूँ, गाय की बात करूँ, तो गाय क्या होती है, स्लीप अराउंड 4 आवर। गाय की बात करूँ तो कितने घंटे सोती है, काऊ कितने घंटे सोती है आपकी, तो ये 4 घंटे, ध्यान रखना। काऊ कितने घंटे सोती है आपकी, तो 4 आवर, ध्यान रखना, 4 आवर्स। ठीक है, अगर मैं पाइथन की बात करूँ, जो आपका पाइथन स्नैक है, इस पाइथन स्लीप अराउंड 18 आवर्स, ध्यान रखना 18 आवर्स। सबसे ज़्यादा कौन सा होता है आपका, पाइथन। इसको याद करने का भी तरीका भी बताऊँगा मैं। और आपका जो जिराफ होता है, जिराफ स्लीप अराउंड 2 आवर्स, ध्यान रखना। जिराफ कितने घंटे सोता है, देखा होगा आपने जंगल में, जिसकी गर्दन बहुत लंबी होती है, ठीक है, तो बहुत हाइट भी लंबी होती है। तो जिराफ क्या करता है आपका, स्लीप अराउंड द 2 आवर्स। अगर मैं बिल्ली की बात करूँ, कैट की बात करूँ, कैट स्लीप अराउंड द 12 आवर, कितने घंटे सोती है, 12 घंटे, ध्यान रखना। कितने घंटे सोती है आपकी, 12 घंटे। अगर मैं एलिफेंट की बात करूँ, हाथी की बात करूँ, तो कितने घंटे सोती है, तो 2 to 4 आवर्स, ध्यान रखना। ठीक है, तो अगर मैं पाइथन की बात करूँ, पाइथन होता है आपका कितने घंटे सोता है आपका, 18 आवर्स, ध्यान रखना, 18 आवर्स। अगर मैं जिराफ की बात करूँ, जिराफ की बात करें, कितने घंटे सोता है आपका, केवल 2 घंटे सोता है, ध्यान रखना। और अगर मैं कैट की बात करूँ, कैट, ठीक है, कितने घंटे सोती है, अबाउट 12 आवर्स। ठीक है, और एलिफेंट की बात करें हम, हाथी की बात करें, एलिफेंट्स की बात करें हम, तो कितने घंटे, 2 to 4 आवर्स। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखो यहाँ पे सबसे ज़्यादा कौन सा हो रहा है, अगर हम सबसे ज़्यादा की बात करें तो कौन सा हो रहा है आपका, पाइथन से हो रहा है। देखो याद करने का सिंपल सा तरीका है, इसकी जो लेंथ होती है सबसे ज़्यादा है पाइथन की। अगर हम लेंथ की बात करें तो लेंथ वाइज क्या होती है, इसकी सबसे ज़्यादा होती है। इसी वजह से क्या होता है, ये याद करने का तरीका है कि जिसकी लेंथ सबसे ज़्यादा है वो क्या करेगा, आपका सबसे ज़्यादा सोएगा। कभी कभी इसका सीक्वेंस पूछ लेता है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाने के लिए बोल देता है कि इसके सीक्वेंस से, कि ऐसे पैटर्न देगा कि काऊ दे देगा, काऊ से ज़्यादा कौन सा होता है आपका, ठीक है, ऐसे दे देगा, रैंडम सीक्वेंस दे देगा आपका, ठीक है, ये पाइथन दे देगा, ऐसे करके आपको 3-4 ऑप्शन दे देगा, एक सीक्वेंस फॉलो, पैटर्न फॉलो करने के दे देगा इसको एग्जाम में कि सीक्वेंस लगाइए। इससे मतलब जो उनकी स्लीपिंग आवर्स है, सोने की घंटे हैं आपके, उसके अकॉर्डिंग आपको अरेंज करना पड़ेगा, इस टाइप का दे देता है। या पूछ लेगा कि आपको मैच द फॉलोइंग, मीन्स आपको मिलान वाले क्वेश्चन होते हैं कि आपका काऊ ऐसे दे देगा,
का वो फिर यहाँ पे ऑप्शन में कुछ और दे देगा, 18 दे देगा और यहाँ पे 4 दे देगा, तो आपको मैच करना पड़ेगा, मैच द फॉलोइंग। तो ऐसे करके क्वेश्चन दे देता है। तो देखो सिंपल सा कि अगर पाइथन की बात करें तो उसकी लेंथ क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा होती है, इस वजह से उसको याद करने का तरीका वो सबसे ज़्यादा घंटे से होता है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। और जिराफ की बात करें तो उसमें सबसे कम कौन सा हो रहा है आपका, जिराफ है। तो जिराफ की जो हाइट होती है, हाइट क्या होती है आपकी सबसे ज़्यादा, गर्दन की हाइट देखा होगा आपने, तो क्या करता है ये सबसे ज़्यादा गर्दन की हाइट है, तो क्या करता है ये, तो ये 2 घंटे से होता है। जिसकी सबसे ज़्यादा हाइट है तो क्या कर रहा है वो 2 घंटे सो रहा है, जिसकी लंबाई बहुत ज़्यादा है तो क्या कर रहा है सबसे ज़्यादा सो रहा है। ये याद करने का तरीका है सिंपल सा। बाकी आप याद रखना, माइंड में रखना, पाइथन आपको याद होना चाहिए कि जो अगर लंबाई ज़्यादा है तो 18 घंटे, जिसकी लंबाई सबसे ज़्यादा है तो सबसे ज़्यादा सोएगा। ठीक है, और जिसकी हाइट सबसे ज़्यादा है, गर्दन की हाइट बहुत ज़्यादा है तो क्या करेगा, सबसे कम सोएगा। तो ये 2 चीज़ याद रखना, हाईएस्ट एंड लोएस्ट। बाकी रिमेनिंग आप पता चलोगे, एलिफेंट वाले चैप्टर में देखा होगा आपने, हाथी, नंदू हाथी के बारे में, वहाँ पे आपको पता होगा हाथियों के बारे में। तो 2 से 4 घंटे आपको याद होंगे। बिल्ली की बात करो तो बिल्ली क्या होती है आपकी 12 घंटे सोती है, पूरे 24 घंटे में 12 घंटे सोती रहती है। ठीक है, और गाय की बात करो तो गाय का आपको नॉर्मली याद रखना कि 4 घंटे ही सोती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका अबाउट द स्लीप, कौन कितने घंटे सोता है। ठीक है, और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात कर लेते हैं। अब देखते हैं पॉइंट क्या क्या आपको डायरेक्ट जो सीटेट एग्जाम में आता है क्वेश्चन, कि जो रात में जगने वाले जानवर होते हैं उनको हर चीज़ कैसी दिखाई देती है। जैसे जो रात में जगने वाले जानवर हो गया, जैसे गाय होगी, बैल होगी, भैंस होगी। ठीक है, ये जो जानवर हैं इनको हर चीज़ रात में कैसी दिखती है, तो ध्यान रखना हर चीज़ रात में कैसी दिखती है, सफ़ेद और काली, ब्लैक एंड वाइट ही दिखती है, ध्यान रखना, ब्लैक एंड वाइट। ठीक है, ध्यान रखना ब्लैक एंड वाइट ही दिखती है हर चीज़ इनको। तो जो रात में जगने वाले जानवर होते हैं उनको क्या होता है आपका, हर चीज़ कैसी दिखती है, सफ़ेद एंड काली दिखती है, ध्यान रखना। अब देखो यहाँ पे एक स्नैक के बारे में पॉइंट है दे रखा कि सांप के जो बाहरी कान नहीं होते, ध्यान रखना, जो आपके स्नैक होते हैं इनके बाहर कान नहीं होते। ठीक, ये क्या करते हैं, ज़मीन पर हुए जो कंपन होता है, वाइब्रेशन होता है, को ही महसूस कर पाता है। ध्यान रखना कि जो सांप होते हैं उनके बाहरी कान नहीं होते, वो क्या करते हैं, जो ज़मीन पे वाइब्रेशन कंपन होता है उन्हीं को फील करके महसूस करते अपनी दिशा चेंज कर लेते हैं। मान लो कभी आपको सामने से सांप दिखता है तो मीन्स उसके कान ही नहीं सुनाई नहीं देता है कि सामने से कोई आ रहा है, उसको उस चीज़ को फील हो जाता है, उसको कंपन से महसूस कर लेता है कि सामने कोई है। तो ध्यान रखना सांप के बाहरी कान नहीं होते, बट ज़मीन पर हुए कंपन को क्या करता है, वो महसूस कर लेता है। ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, और क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर हम मॉस्किटो की बात करें, मच्छर की बात करें, तो मच्छर क्या करता है, मच्छर में इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आपका, कि मच्छर हमारे शरीर की गंध, खासकर जो पैरों के तलवे की और हमारे शरीर की गर्मी से हमें ढूंढ लेता है। जो मच्छर हमें कैसे फाइंड आउट करता है, रात में मान लो आपने मच्छरदानी ले लगा रखा, अलाउट नहीं लगा रखा है, तो मच्छर हमें कैसे ढूंढता है, तो जो हमारे शरीर की स्मेल होती है ना, उससे फाइंड आउट कर लेता है कि बंदा यहाँ पे सोया, यहाँ पे जग रहा है, यहाँ पे बैठा है। ठीक है, तो मच्छर क्या करता है, हमारे शरीर की गंध, खासकर क्या होते हैं पैरों के तलवे, जो आपके पैर के तलवे होते हैं उसकी स्मेल और हमारे शरीर की गर्मी से क्या करता है, वो हमें फाइंड आउट कर लेता है, ढूंढ लेता है। देखा होगा आपने, रात में सोती तुरंत मच्छर एक्टिव हो जाते हैं। ठीक है, अंधेरे में क्या होते हैं, एक्टिव हो जाते हैं, उनको दिखता भी नहीं पर वो फाइंड आउट कर लेते हैं। क्यों, उनको स्मेल से फाइंड आउट करते हैं, जो आपकी स्मेल होती है उससे फाइंड आउट कर लेते हैं, आपको ढूंढ लेते हैं। पैरों के जो तलवे होते हैं उसकी स्मेल होती है, एक अलग गंध होती है, और जो आपकी शरीर की, जो हमारे शरीर की गर्मी होती है उससे क्या करते हैं, वो हमें फाइंड आउट कर लेते हैं, हमको ढूंढ लेते हैं। ठीक है, तो ये था आपका मच्छर के बारे में। अब देखो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे चींटियों की बात करें, आंट के बारे में बात करें चींटियों की, तो जो चींटियाँ होती हैं इसमें इनके क्या फीचर्स हैं, देखा होगा चींटियाँ होती क्या करती है, एक लाइन में चलती हैं। मीन्स आपने देखा होगा चींटी होती तो क्या होती है, इसी को फॉलो करती रहती है। अगर उसे कहीं से डाइवर्ट हुआ, मोड़ रही, कहीं से यू टर्न ले रही, तो क्या होता है, सेम रूट फॉलो करती हैं चींटियाँ। अगर मान लो ऐसे गोल गोल घूम रही हैं तो ऐसा नहीं कोई चींटी होगी तो शॉर्टकट यूज करेगी, शॉर्टकट नहीं यूज करेगी, इसी को फॉलो करते रहेंगे, सभी एक दूसरे को फॉलो करते रहेंगे। तो दैट मीन्स क्या कहने का मतलब यहाँ पे कि चींटियाँ चलते समय जमीन पर कुछ ऐसा पदार्थ छोड़ती हैं, ठीक है, जिसे सूंघ कर पीछे आने वाली चींटियों को रास्ता मिल जाता है। देखा होगा कोई भी चींटी अगर ऐसे चल रही है, ठीक है, तो उसी को सारे फॉलो करेंगे। अगर उसने यहाँ से मुड़ लिया तो भी मुड़ेगी, फिर ऐसे मुड़ते 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 ऐसे फॉलो करेंगे, ठीक है, ऐसे करके मुड़ेंगे, उसी को फॉलो करते रहेंगे। मीन्स एक प्रकार का गंध छोड़ती है जिसको सारी चींटियाँ क्या करती है, फॉलो करती रहती हैं।
ठीक, आपने ऐसा नहीं देखा होगा कि कोई चींटी मान लो यहाँ से इसने शॉर्टकट यूज करके यहाँ डायरेक्ट मुंह पर जंप कर, नहीं, ये करके इसी रूट को फॉलो करेगी, क्योंकि उसने क्या किया है, कुछ ऐसा पदार्थ छोड़ती है जिसे सूंघकर क्या करती हैं, उसी रूट को फॉलो करती हैं। ऐसा नहीं कोई चींटी यहाँ से जंप करके डायरेक्ट यहाँ पे जंप कर जाएगी, नहीं, ये क्या करेगी, इसी रूट को फॉलो करेगी, लॉन्ग रूट को ही, जिसने जो उसके आगे वाले उसी को फॉलो करेगा, उसी को क्या करेगी, फॉलो करेगी। तो ध्यान रखना, जो चींटियाँ चलते समय ज़मीन पर कुछ ऐसा पदार्थ छोड़ती हैं जिसे सूंघकर पीछे आने वाली चींटियाँ को क्या मिल जाता है, एक रास्ता मिल जाता था। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था आपका, ठीक है। अब देखो रेशम के कीड़ा की बात करें, इससे भी क्वेश्चन आपका आता है कि ऐसा कौन सा कीड़ा है जो कई किलोमीटर से कुछ चीज़ों को ढूंढ लेता है, उसका नाम क्या है। तो रेशम के कीड़े की बात करें तो रेशम का जो कीड़ा होता है उसमें क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, रेशम का कीड़ा अपनी मादा, ध्यान रखना, अपनी मादा कीड़ा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही क्या करता है, उसको ढूंढ सकता है। ध्यान रखना, ये इसके फीचर्स है रेशम के कीड़े का, कि जो उसकी मादा होती है इसको क्या करता है, कई किलोमीटर दूर से क्या करता है, ढूंढ लेता है। ध्यान रखना, तो ऐसे कीड़े का नाम क्या होता है, ध्यान रखना, उस कीड़े का नाम है रेशम का कीड़ा, जो अपनी मादा को कीड़ा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से क्या करता है, ढूंढ सकता है। ये इसके अंदर फीचर्स है। तो उस कीड़े का नाम क्या है, रेशम का कीड़ा। ध्यान रखना, मान लो एक कीड़ा यहाँ पे और एक कोई कई किलोमीटर दूर यहाँ पे एक कीड़ा है, ठीक, तो मान लो कई किलोमीटर दूर है, तो इसको फाइंड आउट कर लेगा। ध्यान रखना, जो कीड़ा होगा इसको फाइंड आउट कर लेगा। उस कीड़े का नाम क्या है, रेशम का कीड़ा। उसका नाम क्या आपका, रेशम का कीड़ा। ध्यान रखना, उसका नाम क्या है, रेशम का कीड़ा, जो कई किलोमीटर दूर से क्या करता है, उसको फाइंड आउट कर लेता है। ठीक है, ये था आपका इंपॉर्टेंट डायरेक्ट क्वेश्चन, इस पे आया भी है कई बार, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब कभी कभी पूछ लेता फौजी वाहिदा के बारे में कि लेफ्टिनेंट कमांडर वाहिदा प्रिज्म के बारे में कि कौन थी, और इनके बारे में पूछ लेता है कि कितनी कमांड परेड में इन्होंने यूज किया था, और ये कौन सी, इनके क्या क्या फीचर्स हैं उनके बारे में पूछ लेता है। तो अगर हम वाहिदा प्रिज्म की बात करें, तो वाहिदा की बात करें, वी टॉक अबाउट द वाहिदा प्रिज्म, तो देखो इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है। तो फर्स्ट पॉइंट देख सकते हो, वाहिदा प्रिज्म है कौन, देख सकते हो ये इमेज में, ठीक है, ये है वाहिदा प्रिज्म। इससे भी क्या होगा, आपका सीटेट एग्जाम में बार बार क्वेश्चन आते हैं। तो लेफ्टिनेंट कमांडर वाहिदा प्रिज्म भारतीय नौसेना में क्या है, डॉक्टर। ध्यान रखना, ये क्या है, एक डॉक्टर है, किसमें, भारतीय नौसेना में, इंडियन भारतीय नौसेना जो है इसमें क्या है आपकी, एक डॉक्टर। ध्यान रखना, अगर हम वाहिदा प्रिज्म की बात करें, लेफ्टिनेंट वाहिदा प्रिज्म परेड का नेतृत्व करने वाली भारतीय क्या है आपकी, पहली महिला। ध्यान रखना, तो लेफ्टिनेंट वाहिदा परेड का नेतृत्व करने वाली पहली महिला है, उनका नाम क्या है आपका, वाहिदा प्रिज्म। ध्यान रखना, ये कहाँ की रहने वाली हैं, तो प्रिज्म जो आपकी है वाहिदा प्रिज्म जम्मू एंड कश्मीर के राजौरी जिले के थाना मंडी से। ध्यान रखना, थाना मंडी से। ध्यान रखना, तो ये कहाँ की रहने वाली है, तो जम्मू एंड कश्मीर की रहने वाली है, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर की रहने वाली है, ठीक है। और अगर डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो उसके डिस्ट्रिक्ट कौन सा था आपका, तो राजौरी डिस्ट्रिक्ट से। ध्यान रखना, राजौरी डिस्ट्रिक्ट की थी, और राजौरी डिस्ट्रिक्ट के कौन से विलेज से थी, तो थाना मंडी से थी। तो एक तो लेफ्टिनेंट कमांडर वाहिदा क्या थी आपकी, भारतीय नौसेना में क्या थी, एक डॉक्टर थी, और इन्होंने वाहिदा क्या थी, परेड का नेतृत्व करने वाली पहली भारतीय महिला थी। वाहिदा प्रिज्म जम्मू एंड कश्मीर की रहने वाली थी, कौन से जिले की थी, तो राजौरी, ठीक है, और राजौरी में कहाँ की थी, थाना मंडी से थी। ध्यान रखना, और देखो यहाँ पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना। परेड में कुल आदेशों की संख्या कितनी थी, ये कब बार बार क्वेश्चन आता है, तो 36 होती। ध्यान रखना, 36 होती थी, मीन्स उन्होंने कितने कमांड यूज किए थे, तो 36 कमांड। परेड में जो कमांड होते हैं कितने होते हैं आपके, तो स्टैटिकल डेटा है, ध्यान रखना 36 आप याद रखना, 36, ठीक है, 36 आप याद रखना। कभी भी अगर वाहिदा के बारे में, वाहिदा प्रिज्म के बारे में क्वेश्चन आता है तो 36 क्या था आपका, 36 कमांड था। ध्यान रखना, 36 के बारे में पूछ लिया तो 36 क्या थे आपके, कमांड थे। अब देखो प्रिज्म का मतलब क्या होता है, प्रिज्म एक ऐसा कांच होता है जो 7 रंग दिखाता है। तो कभी कभी ये भी पूछ लेता है प्रिज्म क्या होता है आपका, जो 7 रंग दिखाता है। सेम चीज़ आपका, सी द लेफ्टिनेंट कमांडर वाहिदा प्रिज्म डॉक्टर इन द इंडियन नेवी। ध्यान रखना, ये क्या थी, पहली महिला को, ये क्या थी, डॉक्टर थी कहाँ पे, इंडियन नेवी में। ध्यान रखना,
सी द फर्स्ट वुमेन टू लीड अ परेड, एक ऐसी पहली भारतीय महिला थी जो जिन्होंने परेड को क्या किया था, लीड किया था। सी कम फ्रॉम ए वेरी स्मॉल विलेज कॉल्ड थाना मंडी, एक स्मॉल विलेज से आई थी, उनका नाम क्या था, थाना मंडी था। और दिस इज द राजौरी डिस्ट्रिक्ट, ये कौन से ज़िले में था, राजौरी डिस्ट्रिक्ट में। और किसका, राजौरी डिस्ट्रिक्ट जम्मू एंड कश्मीर में। तो सी द फर्स्ट पॉइंट का था आपका, सी द लेफ्टिनेंट कमांडर बाय द प्लेज डॉक्टर इन इंडियन नेवी, ध्यान रखना। सेकंड पॉइंट का था आपका, सी द फर्स्ट वुमेन टू लीड अ परेड, ये पहली महिला थी जिन्होंने परेड को लीड किया था। सी कम फ्रॉम ए वेरी स्मॉल विलेज दैट इज कॉल्ड द थाना मंडी एंड दिस इज इन राजौरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ध्यान रखना। दिस इज द राजौरी डिस्ट्रिक्ट इन जम्मू एंड कश्मीर। और टोटल हमारा कमांड कितनी यूज किए थे इन्होंने, तो 36 टोटल कमांड थे, ध्यान रखना। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट। हेलो एवरीवन, तो आज की इस वीडियो में हम कुछ प्लांट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे और स्नेक के बारे में। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वी टॉक अबाउट द निफेंथिस प्लांट्स। ये आपके सीटेट एग्जाम में बार बार क्वेश्चन आता है कि निफेंथिस प्लांट्स के बारे में आ जाता है कि ये कैसा पौधा है, ये पौधा कहाँ पे पाया जाता है, ठीक है, इसके क्या क्या फीचर्स हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। और दूसरा क्या होता है आपका स्नैक के बारे में देखेंगे कि आपके कितने टाइप के पॉइजनस स्नैक आपके हैं, तो उसके बारे में लेक्चर में देखेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम निफेंथिस प्लांट्स के बारे में बात करें तो इसके क्या क्या फीचर्स हैं जो आपके सीटेट एग्जाम में बार बार क्वेश्चन आता है। तो देखो फर्स्ट पॉइंट क्या आपका, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि कुछ ऐसे भी पौधे हैं जो क्या करते हैं, कुछ कीड़ों मकोड़ों का क्या करते हैं, शिकार करते हैं। तो उसमें कौन से कीड़े मकोड़े हो सकते हैं, कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो चूहों, मेंढकों, कीड़े मकोड़े और छोटे जीवों का क्या करते हैं, शिकार करते हैं, ठीक है। उनका नाम क्या बोला जाए तो उसका नाम क्या है, इनमें से सबसे ज़्यादा मशहूर कौन सा आपका, निफेंथिस है, ध्यान रखना, निफेंथिस, ठीक है। तो ये कैसा पौधा आपका कीट भक्षी प्लांट से, ध्यान रखना। ये क्या करता है, छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों को खा जाता है, उसमें ट्रैप कर लेता है, ठीक है। तो अगर हम निफेंथिस प्लांट्स की बात करें तो ये कहाँ पे पाया जाता है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि ये पौधा कहाँ पे पाया जाता है, ठीक है, कि किस राज्य में ये पाया जाता है आपका, जो आपका निफेंथिस प्लांट होता है। तो ये क्वेश्चन बार बार आपके एग्जाम में आ गया। तो यह ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत की मेघालय राज्य में पाया जाता है। दिस इज योर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन फॉर योर सीटेट एग्जामिनेशन, राइट। ये चीज़ ध्यान रखना आपका। ये निफेंथिस प्लांट जो है आपका कहाँ पे पाया जाता है, तो यह ऑस्ट्रेलिया हो गया आपका, इंडोनेशिया हो गया और भारत के कहाँ पे पाया जाता है, आपका मेघालय राज्य में ये पाया जाता है। तो आप प्लांट दे सकते हो, कौन टाइप का आपका दिख रहा है, कौन होता है जो नहीं, बर्थडे कैप होती है उस टाइप के प्लांट से। देखो ऊपर से क्या लगा आपका, एक कैप लगा है, ठीक है, और नीचे देखो एक आपका सिलेंडर टाइप का शेप है, और ये देखो सकते हो आप इसका शेप। ये क्या करता है, ये जो आपका कैप है ऊपर ओपन रहता है, जब भी कोई कीट बच्चे, कोई भी छोटा मोटे कीड़े मकोड़े इसके अंदर आते हैं तो क्या करता है, ऊपर से ढक्कन क्या होता है आपका बंद हो जाता है ऑटोमेटिक। इसके अंदर क्या होते हैं आपके जो भी कीड़े मकोड़े होते हैं दब के मर जाते हैं, तो उनका वो शिकार करके खा जाता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, एक तरह से जो छोटे मोटे कीड़े मकोड़े हो गए, चूहे हो गए, मेढक हो गए, इनको फंसाकर अपने जाल में इनको खा जाता है, ठीक है। और ये पाया कहाँ पे जाता है आपका, ऑस्ट्रेलिया हो गया, इंडोनेशिया हो गया, भारत हो गया, भारत के मेघालय राज्य में, ध्यान रखना। तो ऑप्शन में दिखे ये कहाँ पे पाया जाता है, तो ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय राज्य में, ठीक है। ये शेप देख सकते हो, यहाँ पे भी बना आपका एक इमेज है यहाँ पे भी, ठीक है, देख सकते हो। ऊपर क्या आपका एक ये ऊपर ओपन है, और जब भी कोई कीड़ा मकोड़े इसके अंदर आएंगे तो क्या करेगा, ऊपर से ये गिर जाएगा और बंद हो जाएगा, और कीड़े क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे, फिर उनका क्या करता है, शिकार करके खा जाता है, ठीक है। अब देखते हैं इसके साइज के बारे में। तो इसका आकार क्या होता है, लंबे घड़े जैसा होता है, देख सकते हो, ये घड़े नुमा आकार यहाँ पे देख सकते हो इमेज में। इसका आकार कैसा होता है आपका, घड़े जैसा होता है, जिसके ऊपर क्या होता है, एक पत्ती का क्या होता है, ढक्कन लगा होता है, देख सकते हो ढक्कन, ठीक है, इमेज में देख सकते हो ढक्कन, यहाँ पे ये इमेज है, इस पर क्या लगा आपका, ढक्कन लगा है, यहाँ पे भी देख सकते हो 2 ढक्कन लगे हैं। तो क्या होता है आपका, इसके ऊपर क्या होता है, एक पत्ती का ढक्कन होता है। उसका साइज शेप कैसा होता है, कैसा होता है आपका शेप, घड़े जैसा होता है, ध्यान रखना। तो इसका आकार कैसा होता है आपका, घड़े जैसा होता है, जिसके ऊपर क्या होता है आपका, पत्ती का ढक्कन लगा होता है। तो जब भी कोई जानवर, जब भी कोई क्या नाम है, कोई कीड़े मकोड़े इसके अंदर आते हैं तो क्या करता है, इसको बंद करके खा जाते हैं, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, घड़े से खास खुशबू निकलती है, जो घड़ा होता है जो आपका, ठीक है, खास खुशबू निकलती है, जिसकी वजह से क्या होता है, कीड़े खींचे चले आते हैं, मीन्स कीड़े क्या होते हैं, उससे अट्रैक्ट होकर उसके अंदर चले जाते हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं उड़ता हुआ
कीड़ा क्या हो रहा है, इसके अंदर आ रहा है, तो दैट मीन्स क्या हो रहा है, कुछ ना कुछ इसके अंदर से स्मेल आ रही होगी, उसको क्या करता है, कीड़े मकोड़े अट्रैक्ट होकर इसके अंदर आते हैं और क्या होता है, आपका जो ढक्कन होता है वो बंद हो जाता है और उसके अंदर क्या होते हैं, जो कीड़े मकोड़े होते हैं मर जाते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है आपका, पौधे के ऊपर पहुंचते कीड़े अंदर फंस जाते हैं और बाहर नहीं निकल पाते। मीन्स जो आपका ढक्कन है ये बंद हो जाता है, तो कोई भी चीज़ बंद हो जाएगी तो क्या होगा, जो भी इसके अंदर कीड़े मकोड़े होंगे वो बाहर नहीं निकल पाएंगे, वो अंदर ही मर जाते हैं। ठीक है, तो ये कैसा पौधा है आपका, शिकारी पौधा एक तरह से बोल सकते हो, जो क्या करता है, छोटे मोटे कीड़े मकोड़े चूहे हो गए, मेढकों को क्या करता है, खा जाता है, उनका शिकार कर लेता है। उस पौधे का नाम क्या है आपका, निफेंथिस। ध्यान रखना, इस चीज़ को आप याद रखना, दिस इज योर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर सीटेट एग्जामिनेशन। ध्यान रखना, बार बार क्वेश्चन इससे आता है और इसी में से कोई ना एक पॉइंट आपको ऑप्शन में गिवन होगा। ठीक है, आई थिंक इसका कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अगर हम देखो नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं, झूम फार्मिंग जो होती है आपकी, ये इससे भी क्या होता है आपका, बार बार क्वेश्चन आता है कि झूम फार्मिंग के क्या क्या फीचर्स हैं, झूम की खेती के क्या क्या फीचर्स हैं, प्लस ये कहाँ पे की जाती खेती। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट देखते हैं, इससे भी क्या होता है आपका, बार बार क्वेश्चन रिपीट होता है सीटेट एग्जाम में। ठीक है, तो देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग द झूम फार्मिंग। अगर झूम फार्मिंग की बात करें तो इसमें क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले तो ये कहाँ की खेती है आपकी, जो झूम खेती होती है कहाँ की खेती है आपकी, तो ध्यान रखना ये कहाँ की खेती है आपकी, तो ये आपकी मिजोरम की है। ध्यान रखना, ये कहाँ की खेती होती है आपकी, कहाँ पे होती है आपकी, मिजोरम में। ध्यान रखना, मिजोरम में ये खेती होती है, ध्यान रखना। अगर हम मिजोरम की मुख्य फसल की बात करें तो उसकी मुख्य फसल क्या आपका, चावल है। ध्यान रखना, चावल, राइस, आपका चावल है, क्या है इसकी मुख्य फसल है, किसकी, मिजोरम की। ध्यान रखना, मिजोरम की जो मुख्य फसल है क्या आपकी, चावल। और मिजोरम में कौन सी आपकी खेती होती है, तो झूम की खेती होती है। ध्यान रखना, ये आपके छोटे मोटे पॉइंट है, कभी कभी आ जाता है क्वेश्चन कि जो आपकी झूम की खेती होती है कहाँ पे होती है, तो ध्यान रखना मिजोरम में। और जो मिजोरम की जो मुख्य फसल है उसका नाम क्या है आपका, मिजोरम की जो मुख्य फसल है उसका नाम क्या है आपका, चावल है। ध्यान रखना, इसका नाम क्या है आपका, चावल है। अब इस जो आपकी झूम की खेती होती है, फसल होती है, उसके बारे में देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या है, एक फसल काटने के बाद, मीन्स उसके बारे में बता रहा झूम की खेती के बारे में। एक फसल काटने के बाद ज़मीन को कुछ वर्षों के लिए क्या किया जाता है, वैसे ही छोड़ दिया जाता है। मान लो कोई फसल होगी किसी खेत में, तो हम क्या करते हैं, उस फसल को काटने के बाद क्या करते हैं, उस ज़मीन को क्या करते हैं, कुछ वर्षों तक वैसे ही क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। ठीक है, और वहाँ कुछ भी उगाया नहीं जाता है। मीन्स कोई भी खेत है, कोई भी फसल है, इसके अंदर जो भी उसको काटने के बाद क्या करते हैं, हम उसको एज इट इज उसको छोड़ देते हैं ऐसे ही। ठीक है, उस पर दोबारा कोई फसल नहीं उगाते हम। अब देखो क्या हो रहा है उसमें, उससे क्या फ़ायदा मिल रहा है इनको, उस भूमि पर उगने वाले बांस, खरपतवार को निकाला भी नहीं जाता है। देखो मीन्स हमने क्या किया, कोई भी एक खेत है, ठीक है, इस खेत में क्या हुई आपकी, मान लो धान की खेती हुई, गेहूँ की खेती हुई, इस पर जो भी खेती आपकी हो रही है, ठीक है, उसको हमने काटा और काटने के बाद क्या किया हमने, उस ज़मीन को एज इट इज हमने छोड़ दिया, उस पर कोई फसल नहीं उगाई हमने 2-3 साल तक, एज इट इज छोड़ दिया। तो उस पर जो भी खरपतवार निकलेगा आपका, जो भी अनवांटेड जो प्लांट होंगे उस पर जो ग्रो होंगे, ठीक है, ये सारे क्या होंगे आपको एज इट इज उस पर छोड़ दिया जाता है। ठीक है, और फिर क्या करते हैं, जो भी खरपतवार इस पर निकलता है उसको क्या करते हैं, इन्हें काट कर जला दिया जाता है। ध्यान रखना, इनको काट कर क्या करते हैं, जला दिया। जैसे मान लो अपनी फसल धान की काटी, तो क्या होते हैं, कुछ ना कुछ खरपतवार आपकी उग जाते हैं, तो उसको क्या करते हैं, काट दिया हमने और काट कर हमने जला दिया। ठीक है, और उससे बाद क्या फ़ायदा होता है, जो उसकी राख होती है भूमि को क्या करती है, उपजाऊ बनाती है। जैसे आपने देखा होगा धान की फसल होती है, काट दिया हमने, काटने के बाद जो आपके नीचे डंडी बची होती है उसको जला देते हैं। जलाने से क्या फ़ायदा होता है कि उसको जलने से क्या होता है, आपका जो राख होती है उससे क्या होता है, खेत को थोड़ा खाद मिल जाता है, खाद का काम करता है, उर्वरक का काम करता है। ठीक है, अब क्या करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखो क्या, जब ज़मीन खेती के लिए तैयार हो जाती है तो उसे हल्का खोद दिया जाता है और जोता नहीं जाता है। मीन्स जैसे क्या होता है, आपका ज़मीन जो होती है खेती के लिए तैयार होती है तो उसको क्या करते हैं, हल्का सा खुदाई करते हैं। जैसे आप कोई भी फसल बोने से क्या करते हो, फसल बोने से पहले उसकी जुताई करते हो, तो यहाँ पे क्या किया जाता है, ज़्यादा जोता नहीं जाता है, बस हल्का सा क्या करते हैं, हम खुदाई कर देते हैं। ठीक है, उसको जोता नहीं जाता है। ठीक, ये चीज़ आपको आई थिंक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखते हैं, जो आपके खरपतवार हो गए, अन्य अवांछित पौधों को भी उखाड़ा नहीं जाता है, बस काट दिया जाता है। मीन्स उनको जो अनवांटेड पौधे होते हैं, ठीक है, उनको क्या करते हैं, उखाड़ा नहीं जाता है, उनको क्या करते हैं, काट दिया जाता है। ठीक है, ताकि वे मिट्टी में मिल जाएं और
यह मिट्टी को उपजाऊ बनाने में भी मदद करता है और यह मिजोरम में किया जाता है। मीन्स कहाँ पे किया जाता है? ये मिजोरम में किया जाता है। इस टाइप की खेती कहाँ पे की जाती है? आपकी मिजोरम में की जाती है। ध्यान रखना, स्टार्टिंग में मैंने बता रखा कि जो आपकी झूम की फार्मिंग होती है, झूम की खेती होती है, ये कहाँ पे की जाती है? आपकी मिजोरम में की जाती है। और मिजोरम की जो मेन फसल है क्या? आपकी चावल है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। मिजोरम की जो मुख्य फसल क्या है? आपकी चावल है। ध्यान रखना, राइस। तो ये सारे इंपॉर्टेंट आपके फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ये चार आपके क्या है? 4 पॉइंट आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको एज इट इज आपके ऑप्शन में दिख जाएगा कि जो आपकी झूम की खेती होती है वहाँ पे जो क्या होता है आपका ऑप्शन में डायरेक्ट ऐसे दिखेगा कि एक फसल ऐसी है जो ज़मीन को जो काटने के बाद क्या करती है, ज़मीन को कुछ वर्षों के लिए ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। तो इस टाइप को क्या होगा? आपको ऑप्शन में दिख जाएगा। ठीक है, और उस भूमि पर उगने वाले बांस खरपतवार को निकाला नहीं जाता, इन्हें काट कर क्या किया जाता है? जला दिया जाता है, जिससे राख क्या करती है? भूमि को उपजाऊ बनाती है। तो ये डायरेक्ट स्टेटमेंट आपको क्या करेंगे एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। ऑप्शन ए में मान लो आपका फर्स्ट पॉइंट दिख गया, ऑप्शन में बी में आपका सेकेंड पॉइंट मिल गया, ऑप्शन सी में आपका थर्ड पॉइंट मिल गया, ऑप्शन डी में दे देगा ऑल ऑफ द अबव। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखना, मान लो ऑप्शन ए में ये पार्ट है आपका, ऑप्शन बी में ए गिवन, ऑप्शन सी में ए गिवन है और ऑप्शन डी में दे देगा ऑल ऑफ द अबव। तो क्या हो जाएगा? आपका डी क्या होगा? आपका करेक्ट होगा जब आपको ये तीनों पॉइंट आपको पता होंगे तब। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट आपको पता होने चाहिए अबाउट द झूम की खेती, दैट इज द झूम फार्मिंग। तो आई थिंक आपका कॉन्सेप्ट यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आप नोट भी कर सकते हो। आगे चलते हैं। ठीक है, अब देखते हैं एक बार फेरी के बारे में। राइट, वी टॉक अबाउट द फेरी। एक क्या है आपकी फेरी? कभी कभी आ जाता है कि आपका फेरी है क्या? आपका ईवीएस पेपर में कभी कभी आ जाता है कि आपका फेरी है क्या? आपका ठीक है, फेरी के बारे में क्वेश्चन पूछ लेता है कि व्हाट इज द फेरी। तो फेरी क्या होगी? आपकी एक बोट होती है, एक नाव होती है जिसको हम यूज करते हैं। देख सकते हो एग्जाम में क्या नाम, इमेज में देख सकते हो आप। ये क्या आपकी फेरी है। ठीक है, ये क्या आपका फेरी इसको बोल रहे हैं हम। ठीक है, तो बेसिकली वी टॉक अबाउट द फेरी। फेरी वाज यूज बाय ए पीपल टू क्रॉस द वाटर एंड रीच द अदर साइड। बेसिकली क्या होती है फेरी? एक तरह से नाव है जो यूज करते हैं हम रिवर को, नदी को, ठीक है, नहर को हम क्रॉस करने के लिए क्या करते हैं? एक बोट का यूज करते हैं। उसका नाम क्या है? फेरी नाम है। ध्यान रखना, जो हमें एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं। मीन्स अगर हमें नदी को क्रॉस करना है तो हम वहाँ पे क्या करते हैं? एक टाइप की बोट यूज करते हैं, उसका नाम क्या है? फेरी है। तो ध्यान रखना, ये इमेज में देख सकते हो, यहाँ पे लोग बैठ के क्या कर रहे हैं? नदी को क्रॉस कर रहे हैं, देख सकते हो। ठीक, ये सारे लोग कैंडिडेट बैठे हैं, ये क्या कर रहे हैं? इस फेरी बोट का यूज करके ये जो आपकी नदी है, ठीक है, इसको क्या कर रहे हैं? क्रॉस कर रहे हैं। तो फेरी वाज यूज बाय ए पीपल। ये क्या करते हो? जो लोग हैं इनको ये क्या कर रहे हैं? नाव को यूज करके एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। मीन्स पानी के, मीन्स आपकी जो नहर है, नाव क्या बोलते हैं, नदी है, उसको क्रॉस करके दूसरे साइड जाते हैं। तो फेरी वाज दैट इज़ द वन टाइप ऑफ द बोट बेसिकली यूज बाय द पीपल टू क्रॉस द रिवर और वाटर। ठीक बोल सकते हो। आई थिंक यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा आपका। ठीक, तो छोटा छोटा क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है एग्जाम में। ठीक है, अब देखते हैं एक रेलवे टिकट के बारे में कभी कभी क्वेश्चन आता है। जो आपका रेलवे टिकट होगा सभी ने देखा होगा आई थिंक, जितने भी सीटेट के पेपर दे रहे होंगे सभी ने रेलवे टिकट का सामना किया होगा, कहीं ना कहीं खरीदा होगा, काउंटर से बुक कराया होगा। तो जो आपका रेलवे टिकट है उस पर क्या क्या चीज़ें मेंशन होती है, ये आपकी सीटेट एग्जाम में पूछ लेता है ईबीएस पेपर में। कि जो आपका रेलवे का टिकट होगा, देखा होगा आपने काउंटर पर जाके अगर टिकट बुक कराया होगा तो इस टाइप पर देखा होगा आपने पेपर। इस पेपर पे कुछ चीज़ें मेंशन होती है, उसके रिगार्डिंग आपका सीटेट एग्जाम में पूछ लेता है। तो देखो अगर वी टॉक अबाउट द रेलवे टिकट, इसमें क्या क्या पॉइंट आपके मेंशन होते हैं। तो कोई भी रेलवे टिकट होगा तो कुछ ना कुछ उस पर इंफॉर्मेशन आपकी मेंशन होती है। मीन्स आपका डेट मेंशन होगा, आपका जर्नी मेंशन होगा, ठीक है, और आपका बर्थ नंबर एंड कोच नंबर मेंशन होगा, आपका कितना फेयर है, कितनी कॉस्ट है आपकी उस टिकट का। मतलब मान लो आपको लखनऊ जाना है तो लखनऊ क्या होगा आपका फ्रॉम एंड टू, मीन्स कहाँ से जा रहे हो आप। ठीक है, आपका ओरिजिन प्लेस दिया होगा, आपका डेस्टिनेशन प्लेस दिया होगा कि आप कहाँ से जर्नी स्टार्ट कर रहे हो, और आपका डेस्टिनेशन क्या उसका नाम दिया होगा, आपका डेट गिवन होगा, ठीक है, डिस्टेंस गिवन होगी। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन दी होती है। देखो अगर रेलवे टिकट की बात करें, हम सबको पता होगा कि रेलवे टिकट होता क्या है, तो उसमें क्या क्या चीज़ें मेंशन होती हैं। तो फर्स्ट पॉइंट क्या होता है आपका ट्रेन नंबर।
ट्रेन नंबर ध्यान रखना, ट्रेन नंबर के साथ आपका PNR नंबर भी मेंशन होता है, ठीक है। जो आपका ट्रेन नंबर होता है उसके साथ क्या होगा, आपका PNR नंबर होता है, ध्यान रखना वो भी मेंशन होता है। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, PNR नंबर आपका ये मेंशन है, आप सर्च करोगे तो ये टिकट मिल जाएगा आपको। मीन्स आपके जो भी आपका टिकट इशू हुआ होगा उसका एक PNR नंबर, आपका एक यूनिक नंबर जनरेट होता है। अगर आपने उससे सर्च किया तो आपको पूरे टिकट की डिटेल पता चल जाएगी कि आपकी जर्नी कहाँ से कहाँ तक है। और क्या मेंशन होता है, आपका ट्रेन नंबर मेंशन होता है, देख सकते हो 9037 लिखा है यहाँ पे, ये गाड़ी संख्या है, आपने देखा होगा जो भी आपका ट्रेन है, ठीक है। और क्या मेंशन होता है, आपका डेट मेंशन होता है, किस तारीख को आप जर्नी करना चाह रहे हो तो आपका डेट भी मेंशन होता है। आप देखना, अगर नहीं देखो तो टिकट को ध्यान से लेके देखना, उसमें सारी इन्फॉर्मेशन होती है। और क्या मेंशन होता है आपका कि डिस्टेंस कितनी कवर करनी है आपको, कितनी डिस्टेंस है। मान लो यहाँ से आपको लखनऊ जाना है तो लखनऊ के बीच, दिल्ली और लखनऊ के बीच की कितनी डिस्टेंस है वो भी आपका क्या होगा, मेंशन होगा। तो जैसे यहाँ पे क्या मेंशन है, 643 किलोमीटर, राइट, ये क्या है किलोमीटर में, ठीक है। अब यहाँ पे और किसी चीज़ क्या मेंशन होती है कि कितने लोग ट्रेवल करना चाह रहे हैं, कितने एडल्ट हैं, कितने बच्चे हैं, कितने चाइल्ड हैं, तो वो भी इन्फॉर्मेशन मेंशन होती है। जैसे यहाँ पे लिखा है एडल्ट, एडल्ट के लिए कितने लिखे 2 और चाइल्ड कितने 1, दैट मीन्स यहाँ पे इन्फॉर्मेशन कितनी की होगी, 3 की होगी, ठीक है। तो देखो यहाँ तीनों की इन्फॉर्मेशन है, एक की एज कितनी 39, एक की एज कितनी 37, एक की एज कितनी है 7 जो आपका चाइल्ड है। तो 2 एडल्ट हैं और एक चाइल्ड है। और उनके क्या है, कोच नंबर भी मेंशन है, किस कोच में, जो ट्रेन का होता है डिफरेंट टाइप के कोच होते हैं, उस कोच में कौन से कोच, A1 क्लास है, ठीक है, A1 में है तीनों के। कौन सी सीट है, सीट नंबर भी मेंशन आपका 21, 23, 22 है आपका, राइट। अगर हम बर्थ की बात करें, मीन्स कौन सा उसमें है, लोअर बर्थ है, किस अपर बर्थ है, ये सारी चीज़ें भी मेंशन है, ठीक है। उसके बाद उसमें सेक्स भी मेंशन है कि कौन सा मेल है कौन सा फीमेल है, वो भी इन्फॉर्मेशन आपको गिवन होती है, मेल हो गया फीमेल हो गया, ठीक, मेल हो गया। और क्या होता है उससे, टोटल फेयर, टोटल कॉस्ट भी होती है, ठीक है। तो देख सकते हैं यहाँ पे